अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 18। हमारे सामने इस वक्त कानून ऐसी रुकावट थी जिसे तोड़कर हम फरार नहीं हो सकते थे। हर हाल में कानून का एहतराम लाजमी था, मगर कानून की बढ़ती हुई गिरफ्त से बचना भी जरूरी था। ऐसे वक्त ना तो जूडो कराटे काम आते और ना ही टेलीपैथी का इल्म सहारा देता। फिर मुझसे पहले ही सोनिया के दिमाग ने काम दिखाया। वो फौरन ही बिस्तर के पास पहुंचकर अपना लिबास उतारने लगी। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। मैंने सोच के जरिए पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? उसने खामोशी से मेरी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इसे उतार दूं। फिर उसने लिबास से आज़ाद होते ही बिस्तर की चादर खींचकर अपने अतराफ लपेट ली। उस वक्त तक मैंने शर्ट उतार ली थी। वो तेजी से चलती हुई दरवाजे के करीब आई, फिर उसकी चिटखनी गिराकर और उसे जरा सा खोलकर बाहर की तरफ झांकती हुई बोली, ये क्या बदतमीजी है, बेवक्त डिस्टर्ब किया जाता है। मैं उसकी जुबान को ना समझ सका, मगर सिचुएशन को समझ गया। मैंने शर्ट को एक तरफ फेंक कर सोनिया के पीछे आकर कहा, हेलो इंस्पेक्टर। मुझे होटल वालों ने यकीन दिलाया था कि यहाँ इन हालात में डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अगर आप ज़रूरी काम से आए हैं तो रिसेप्शन रूम में इंतज़ार करें, मैं अभी आता हूँ। सोनिया के बदन से लिपटी हुई चादर देखकर इंस्पेक्टर नादिम हो गया। पहले मैं ये भूल गया था कि मैं अपने मशरकी मुल्क में नहीं हूँ, बल्कि मशरक़े बईद में हूँ। इंस्पेक्टर ने माजरत चाहते हुए कहा, सर सॉरी, मैं आप लोगों के पासपोर्ट चेक करने आया हूँ। कोई बात नहीं, आप 1 घंटे बाद अपने पासपोर्ट लेकर मेरे दफ्तर में आए। वह दफ्तर का पता बताकर चला गया। हमने फौरन ही दरवाज़ा बंद करके इत्मीनान की सांस ली। फिर जमाकू और सोनिया तीनों लाशों को छुपाने लगे। हवाई दोशीज़ा की लाश पलंग के नीचे डाल दी गई, मास्टर यूशे की लाश को टॉयलेट में छुपा दिया गया और डोंकी को बड़ी सी अलमारी में खड़ा करके उसके पट बंद कर दिए गए। फिर जमाकू एक कपड़ा भिगोकर लाया और कालीन पर से खून के धब्बे साफ करने लगा। थोड़ी देर में कमरा बिल्कुल साफ हो गया। अब होटल के बहरे भी वहां आकर ये मालूम नहीं कर सकते थे कि हम 3 जिंदा इंसानों के अलावा वहां 3 मुर्दे भी मौजूद हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद मास्टरों का एक खास मातिहत हमारे कमरे में आया। सोनिया ने उसे मेरा तारुफ कराया, फरहाद इनसे मिलो, ये मिस्टर मिकी हैं। इस जजीरे में हमारे गिरोह के तकरीबन 30 आदमी इनके मातिहत काम करते हैं। बज़ाहिर इनके पास इक़्तिदार की कुर्सी नहीं, लेकिन हकीकतन पूरे जजीरे पर इनकी हुकूमत है। यहाँ का बड़े से बड़ा बदमाश इनके सामने सर नहीं उठा सकता और कानून को तो ये जेब में रखकर घूमती हैं। उसने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने मुसाफिया किया तो पता चला कि वो फौलादी इंसान है। उसने जानबूझकर मेरे हाथ को पूरी कुव्वत से दबाया ताकि पहली ही मुलाकात में मैं उसका लोहा मान लूं। सोनिया ने कहा, मिस्टर मिकी, ये मिस्टर फरहाद है, ये हमारे साथ। मिकी ने हाथ उठाकर कहा, मिस्टर फरहाद तारीफ के मोहताज नहीं। इस दुनिया के जितने ममालिक में हमारे गिरोह के जितने आदमी काम कर रहे हैं, उन सबके पास मिस्टर फरहाद की तस्वीर और उनके कारनामों की तफसीलात पहुंचा दी गई हैं। मुझे इनसे मिलने की ख्वाहिश थी, मगर अभी मिलकर मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि मास्टर यूशे की मौत हम सब के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त सानिया है। मुझे बताओ कि मास्टर की लाश कहाँ है? सोनिया उसे टॉयलेट की तरफ ले गई। मैं सोफे पर आराम से बैठकर अपने बदन को इधर उधर दाबने लगा। बदन की चोटें अब तक ताज़ा थीं। जमाकू ने मेरे करीब आकर बड़ी शर्मिंदगी से कहा, मिस्टर फरहाद, मुझे अफसोस है कि मैंने दुश्मन बनकर आप पर हाथ उठाया। आप आराम से पलंग पर लेट जाएं। मेरे घर में जड़ी बूटियों से बनी हुई एक बहुत ही ज़ूद असर दवा है। उसकी मालिश की जाए तो हड्डियों का दर्द भी दूर हो जाता है। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसके जाने के बाद मिकी टॉयलेट से बाहर आया। वह सोनिया से मुकामी ज़ुबान में मास्टर की मौत के सिलसिले में सवालात कर रहा था। वह जो कुछ बता रही थी उसकी तस्दीक के लिए मिकी मुझसे अंग्रेजी में सवालात कर रहा था। हमने आपस में जो तय किया था उसके मुताबिक मैंने भी जवाब दिए। मिकी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए उस हवाई दोशीज़ा और डोंकी की लाश को देखा, फिर जेबी ट्रांसमीटर निकालकर मास्टरों से राब्ता कायम करने लगा। मैं बिस्तर पर आकर आराम से लेट गया। सोनिया मिकी के पास सोफे पर बैठी हुई थी। हम दोनों खामोशी से ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। इस कमरे में जो वाक़यात पेश आए थे, मिकी उन्हें तफसील के साथ मास्टरों को बता रहा था और उनसे हदायत हासिल कर रहा था। फिर उसने ट्रांसमीटर बंद करने के बाद उसे अपनी जेब में रखते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, आप अपने कमरे में चले जाएं। इन तीनों लाशों को कानून की नज़र से बचाकर ले जाने का मसला है। इस होटल के मालिक की कुछ कमजोरियां हमारे हाथों में हैं। मैं उनसे फ़ायदा उठाकर इन लाशों को यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल कर दूंगा। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसने सोनिया से कहा, तुम सब अपने पासपोर्ट लाकर मुझे दो। तुम लोगों को पुलिस हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं सारे काम निपटा लूंगा। मैं अपने कमरे में आ गया। सोनिया भी मेरे साथ आई थी। फिर मेरा पासपोर्ट लेकर जाती हुई बोली, तुम्हें सख्त चोटें आई हैं।
میں اس حال میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں بستر پر گر پڑا۔ بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن ماسٹر یوشے کی موت سے میں اس قدر مطمئن ہو گیا تھا کہ باقی ماسٹروں کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ سونیا میرے بدن کی مالش کر رہی تھی۔ سرہانے کی میز پر 10 عدد پلاسٹک کی انگلیوں سے لگے آہنی ناخن رکھے ہوئے تھے۔ کیا وہ انگلیوں سے لگ بھی ہو سکتی ہیں؟ میں نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں آدھی آدھی انگلیاں تھیں۔ وہ پلاسٹک کی انگلیوں سے مکمل ہوتی تھی جو اس وقت میز پر رکھی تھیں۔ انگلیاں آدھی تھیں مگر وہ سر سے پاؤں تک عمر کی شادابیوں سے مکمل تھی۔ فریال کی یاد شدت سے آئی تو میں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی وہ شکایت کرنے لگی، فرہاد، میرا دل گھبرا رہا تھا کہ اس جنت میں پہنچ کر آپ مجھے بھول تو نہیں گئے۔ میں صبح تک آپ کا انتظار کرتی رہی کہ آپ سوچ کی راہ گزر سے میرے قریب آئیں گے۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ میں ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ جدائی کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ میں تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں کہ میں نے اپنے سب سے بڑے دشمن ماسٹر یوشے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، مگر 3 ماسٹروں کے آدمیوں نے ابھی مجھے گھیر رکھا ہے۔ میں جلد ہی واپسی کی صورت نکال لوں گا، پھر ہم دونوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ وہ ماسٹر یوشے کی موت کی خبر سن کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے سونیا کی جانب دیکھا۔ ہو سکتا تھا کہ آئندہ میرے راستے میں کوئی دشمن نہ ہوتا، مگر میری فریال کے راستے میں سونیا جیسی عورتیں آ سکتی تھیں، اور یہ محض میری کمزوریوں کی وجہ سے ہوگا۔ میں تھوڑی دیر تک فریال سے گفتگو کرتا رہا اور اپنے خیال میں استحکام پیدا کرتا رہا۔ پھر آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے رابطہ ختم کرنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یوشے کے مرنے کے بعد میں بڑی لاپرواہی سے وقت گزار رہا ہوں اور احمقوں کی طرح اپنے دوسرے دشمنوں کو نادان اور کمزور سمجھ رہا ہوں۔ اپنی نادانی کا احساس ہوا تو میں میکی کے ذہن میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ ٹرانسمیٹر پر ایک ماسٹر سے گفتگو کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتا رہا کہ اس نے کس طرح 3 لاشیں ہوٹل کے کمرے سے اٹھا لی ہیں اور ہمارے پاسپورٹ دکھا کر قانون کے محافظوں کو مطمئن کر دیا ہے۔ پھر اس نے کہا، مسٹر سائمن، میں یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ماسٹر یوشے ڈونکی جیسے گدھے کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ عظیم ماسٹر ہمیشہ محتاط رہنے کا عادی تھا۔ جب ڈونکی اس کے کمرے میں ہوائی دوشیزہ کو لے کر آیا تو ماسٹر نے ڈونکی کی سوچ کو ضرور پڑھا ہوگا کہ کہیں وہ کسی قسم کی سازش تو نہیں کر رہا، کیونکہ ہماری طرح ماسٹر یوشے بھی ڈونکی پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اوور۔ اس کے بعد ماسٹر سائمن کی آواز سنائی دی، میں تمہاری باتوں کو سمجھ رہا ہوں، مگر تم فرہاد کے متعلق ایسی باتیں کر کے حماقت نہ کرو۔ کیا فرہاد ٹیلی پیتھی کے ذریعہ اس وقت ہماری گفتگو نہیں سن رہا ہوگا؟ نہیں ماسٹر، میں تھوڑی دیر پہلے فرہاد کے کمرے میں گیا تھا۔ اس کمرے کی دوسری چابی میں نے ہوٹل والوں سے حاصل کر لی تھی۔ پہلے تو میں نے دروازے پر ہولے سے دستک دی۔ جب جواب نہ ملا تو میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ سونیا کے ساتھ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ الو کا پٹھا، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ جس وقت وہ کمرے میں چپکے سے آیا ہوگا اس وقت میں سو نہیں رہا تھا، فریال کی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ میری یہ محویت بھی کام آ گئی۔ وہ مجھے غافل سمجھ کر اپنے دل کی بات زبان پر لا رہے تھے۔ ماسٹر سائمن کہہ رہا تھا، شاباش، تم بہت اچھے جا رہے ہو۔ فرہاد کے خلاف کوئی بات زبان پر لانے سے پہلے ہمیشہ اس کی طرف سے اطمینان کر لیا کرو۔ تمہاری طرح ہم بھی یہی سوچ رہی ہیں، بلکہ بہت پہلے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ فرہاد یا تو ماسٹر یوشے کے ہاتھوں مارا جائے گا یا ماسٹر یوشے خود ہی اس کا شکار ہو جائے گا۔ ماسٹر یوشے کی موت ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فرہاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ہم اسے اس کی سزا ضرور دیں گے، لیکن موت کی سزا نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بہت کام کا آدمی ہے۔ اسے سزائیں دے کر یہ سمجھایا جائے گا کہ ہمارے سامنے بعض اوقات اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اس کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ہمارا مطیع فرما بردار بن کر رہے۔ آج رات کو لانچ اسی جگہ پہنچ جائے گی۔ تم فرہاد اور سونیا کو لے کر اس لانچ کے ذریعہ اس جزیرے میں آ جانا۔ ماسٹر یوشے کی لاش اور اس کا تمام سامان بھی لے آنا۔ اوور اینڈ آل۔ میکی ٹرانسمیٹر بند کرنے کے بعد میرے متعلق سوچنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ میری صلاحیتوں سے خائف ہے۔ مسٹر سائمن نے اسے یقین دلایا تھا کہ مجھے سزائیں دی جائیں گی، لیکن میکی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میکی جھنجھلا کر سوچ رہا تھا، میں سب سمجھتا ہوں۔ ماسٹر یوشے ٹیلی پیتھی کا ماسٹر تھا۔ اب ٹیلی پیتھی جاننے والے فرہاد سے اس کی جگہ پر کی جا سکتی ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ تینوں ماسٹر فرہاد کو سزا دینے کی بجائے کوئی بہت بڑا عہدہ دیں گے۔ کیا سپر ماسٹر اس بات کو تسلیم کر لے گا؟ میں میکی کی سوچ پڑھ کر سوچنے لگا کہ یہ سپر ماسٹر کون ہے۔ اب تک 4 ماسٹر میرے علم میں آئے تھے، اب کسی 5ویں کا نام سنائی دے رہا تھا، اور وہ شاید 4 ماسٹروں کا باس تھا اور شاید اسی لیے سپر ماسٹر کہلاتا تھا۔ میں مکی کی سوچ میں اسے کوریدنے لگا۔ یہ سپر ماسٹر،
बाकी 3 मास्टरों के फैसले से इनकार क्यों करेगा? उसे अक्सरियत का फैसला मंजूर करना ही होगा। मिकी के दिमाग में ये सोच पैदा हुई तो वह जवाबन सोचने लगा, वो अक्सरियत को कब खातिर मिलाता है। तीनों मास्टर उसके इशारे पर चलते हैं। मास्टर यूशे जैसा टेलीपैथी जानने वाला भी उसका मुतियो फर्मा बरदार था। मगर तान यहीं पर टूटती है कि सुपर मास्टर भी शायद फरहाद को माफ कर देगा, क्योंकि मास्टर यूशे की जगह कभी ना कभी पुर करना होगी और इन्हें फरहाद से ज्यादा काबिल कोई नहीं मिलेगा। मैंने उसकी सोच में कहा, इसका मतलब है कि मैं भी फरहाद की अहमियत को तस्लीम कर रहा हूं। वह झिल्लाकर सोचने लगा, फरहाद की ऐसी की तैसी। मैं 3 साल से मास्टरों के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहा हूं। मैंने बड़ी बड़ी खतरनाक मुहिमात सर की हैं, मगर अब तक मुझे किसी मास्टर का ओहदा नहीं मिला। फरहाद क्या चीज़ है? मैं मास्टरों पर साबित कर दूंगा कि जिस फरहाद से वो अंदर ही अंदर खाइफ हैं, मैं उसे तिगनी का नाच नचा सकता हूं। मगर इस मकसद के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। वो तदबीरें सोचने लगा। मैं बहुत देर उसके जहन में झांकता रहा, मगर उसे कोई उम्दा सी तदबीर नहीं सूझ रही थी। वो ऐसी चाल चलना चाहता था कि जिससे दूसरे मास्टर एतराज न कर सकें। उसने सोचना छोड़ दिया। मैं भी जहनी तौर पर उसका पीछा न कर सका, क्योंकि सोनिया बेदार हो गई थी। वो नहाने और लिबास बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। वहां से वापस आकर उसने पूछा, अब क्या इरादा है? क्या तुम जजीरा कवाई जाकर मास्टरों के सामने अपनी सफाई पेश करोगे? इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ? यहां से फरार का कोई रास्ता हो तो बताओ। मैं क्या बताऊं? मिक्की ने हमारे पासपोर्ट अपने पास रख लिए हैं। उसके बगैर तुम अपने मुल्क वापस नहीं जा सकोगे। मैंने लापरवाही से शाने उचकाते हुए कहा, जब फरार का कोई रास्ता नहीं है तो अपनी मजबूरियों का मातम करना फजूल है। क्यों ना हम हंसते खेलते आने वाली मुसीबतों का इस्तकबाल करें। चलो हम बाहर चलते हैं। मैं तुम्हारी रहनुमाई में देखूंगा कि यह जजीरा कितना खूबसूरत है। मैं भी बाथरूम में चला गया। जिंदगी की धूप में दौड़ते दौड़ते हालात ने सिखा दिया कि परेशान होने से कभी कोई मसला हल नहीं होता। मिकी मौका की ताक में था और मैं भी मौका पर हाजिर दिमागी से काम लेना जानता हूं। जो होगा देखा जाएगा। मैं एक बेहतरीन सूट पहनकर तैयार हो गया। सोनिया भी गजब ढा रही थी। हम कमरे से बाहर आए तो कॉरिडोर में मिक्की से मुलाकात हो गई। वो हमारी ही तरफ आ रहा था। जब उसे पता चला कि हम तफरी की घर से बाहर जा रहे हैं तो उसने एतराज किया, मास्टर साइमन का हुक्म है कि आप लोग बाहर ना जाएं। आधी रात के बाद मैं तुम दोनों को जजीरा कवाई पहुंचा दूंगा। मैंने उसके शाने को बड़े प्यार से थपकते हुए कहा, मिस्टर मिक्की, आधी रात के लिए अभी 10 घंटे बाकी हैं। अपने मास्टर से कह देना कि मैं कैदी बनकर रहने का आदी नहीं हूं। मेरा जवाब सुनकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी सोच कह रही थी कि फरहाद को अपना एक फौलादी हाथ जमाओ ताकि यह सारी अकड़ भूल जाए। मैंने उसकी सोच में उसे समझाया, नहीं, मुझे अपना गुस्सा जब्त करना चाहिए। अगर मैंने यहाँ फरहाद की पिटाई की तो ये बात मास्टरों की मर्जी के खिलाफ होगी। अभी इसे ढील देना चाहिए। उसने हमारे रास्ते से हटते हुए कहा, अगर तुम खुद को सुपरमैन समझते हो तो फिर जाओ। मास्टरों के हुक्म अदौली का नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने सोनिया की कमर में हाथ डाला और सीटी पर एक अंग्रेजी धुन बजाता हुआ आगे बढ़ गया। हम होटल की एक कार किराए पर हासिल करके इस हरे भरे जजीरे की सैर करने निकल गए। सोनिया मुझे तमाम जगहों के नाम बता रही थी, मुख्तलिफ तफरी गाहों और होटलों में लिए घूम रही थी। 2 घंटे बाद जब मैं साहली सड़क पर कार ड्राइव कर रहा था तो मुझे एक ताकुब करने वाली कार का इल्म हुआ। मैं अकब नुमा आईने में उस जर्द रंग की कार को कई बार देख चुका था और यह सोचकर उसे नज़रअंदाज कर दिया था कि उसका 2-4 बार नजर आना महज इत्तफाक है। मगर साली सड़क वीरान थी। इस वीरान सड़क पर किसी कार के मुसलसल आते रहने से खतरे का एहसास हो गया। मैंने सोनिया से कहा, एक कार बराबर हमारे पीछे आ रही है। मुझे मिक्की पर शुबा है। वो मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाने की फिक्र में है कि मास्टरों को कोई शिकायत ना हो। सोनिया ने पलटकर पीछे की तरफ देखा, फिर मुझसे कहा, यह मिक्की की कार नहीं है, लेकिन मैं सुबह से मिक्की के तेवर को समझ रही हूं। वो तुम्हें पसंद नहीं करता। ताज्जुब है, वो मास्टरों की मर्जी के खिलाफ तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? ये तो आगे चलकर मालूम होगा। तुम इतना याद रखो कि किसी मौका पर मैं अचानक ही गाड़ी रोकूं तो तुम फौरन ही कार से उतरकर उन झाड़ियों के पीछे चली जाना। क्या ये झाड़ियां आगे दूर तक गई हैं? हाँ, मगर मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगी। नादानी की बातें ना करो। मैं तन्हा रहकर अपनी हिफाजत कर लूंगा। तुम साथ रहोगी तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। कार रोकने का मौका जल्द ही आ गया। एक मोड़ काटते ही अचानक एक बड़ी सी स्टेशन वैगन ने रास्ता रोक लिया। वह सड़क पर तिरछी खड़ी हुई थी। मैंने एक झटके से ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक दी। सोनिया ने फौरन ही दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगाई, फिर देखते ही देखते झाड़ियों के पीछे चली गई। सामने वैगन का दरवाजा खोलकर तकरीबन 6 हट्टे कट्टे नौजवान बाहर आए। पीछे वह जर्द रंग की कार आकर रुक गई। उसमें से भी 4 पहलवान नुमा बदमाश निकलते हुए नजर आए। वह सब खाली हाथ थे। उनके हाथों में रिवॉल्वर और चाकू इसलिए नहीं थे कि मिक्की मुझे कत्ल नहीं कर सकता था। वह सिर्फ मुझे जेर करना चाहता था।
और मास्टरों को बताना चाहता था कि वो मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वाले को किस तरह अपने कंट्रोल में रख सकता है। वाकई में टेलीपैथी के जरिए कितने बदमाशों को अपने करीब आने से रोक सकता था। एक तरफ से किसी को ख्याल खुआने के जरिए रोकता तो दूसरी तरफ से 10 बदमाश मुझ पर हमला कर देते। लिहाजा मुझे अपनी जिस्मानी कुव्वत से ही काम लेना पड़ा। एक तरफ से हमला हुआ तो मैं दूसरी तरफ से कतरा कर निकल गया। मैं कोई सुपरमैन तो नहीं था कि उन्हें मार मार कर उनसे कतराता रहता और वो बुजदिलों की तरह मार खाते रहते। उनमें एक से एक फाइटर मौजूद था। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे हाथ जमाए कि डूबती शाम से पहले ही तारे नजर आने लगे। ऐसी हालत में 2 बदमाशों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, 2 और आ गए और मेरी टांगों से लिपट गए। फिर मुझ पर ताबड़तोड़ लातें और घूंसे पड़ने लगे। उस वक्त तक सोनिया की समझ में ये बात आ गई कि सब निहत्थे हैं और कोई मुझे जान से नहीं मारना चाहता। वह दौड़ती हुई मेरी मदद के लिए उन बदमाशों के करीब आई और अपने आहनी पंजे खोल दिए। उसी वक्त एक बदमाश ने एक लंबा सा चाकू निकालकर उसकी नोक मेरी गर्दन पर रखते हुए कहा, देखो सोनिया, मिक्की के मुकाबले पर ना हो। हमारे बॉस ने कहा है कि इस आदमी को जिंदा और सलामत उसके पास पहुंचाया जाए। अगर तुम हमारे किसी आदमी को नुकसान पहुंचाओगी तो इस आदमी की जिंदगी की जमानत नहीं दी जाएगी। सोनिया बेबसी से मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा, सोनिया इसकी बात मान जाओ और आगे आगे देखो होता है क्या। सोनिया ने खामोशी से अपने पंजे समेट लिए। वो मुझे पकड़कर खींचते हुए वैगन की तरफ ले गए। उसकी पिछली सीट पर मुझे सोनिया के साथ बिठाया गया। फिर दूसरे बदमाश हमारी निगरानी के लिए बैठ गए। इसके बाद वैगन वापस मुड़कर एक नामालूम मंजिल की तरफ जाने लगी। कमबख्तों ने मुझे मार मार कर पिलपिला करके रख दिया। सुबह मास्टर यूशे ने मुझे जहनी अजियतें पहुंचाई थीं। उसके बाद अपने 2 आदमियों को मेरी अच्छी तरह मुरम्मत करने के लिए कहा। दोपहर को सोनिया ने मालिश की थी कि हड्डियों का दर्द किसी हद तक ज़ायल हो गया, मगर अब इन बदमाशों ने फिर मुझे तोड़ फोड़ कर रख दिया। मैं पिछली सीट पर नीम दराज होकर कराह रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, बेटे फरहाद, एक टेलीपैथी का इल्म जानकर खुद को हीरो समझने लगे हो। देख लो हीरो बनने के लिए कैसी मार खाना पड़ती है। तुम पाकिस्तानी कहानियों के हीरो तो नहीं हो जो माफूकुल फितरत होता है, जो अपने मुल्क के बाहर नगरी नगरी घूमता है और हर जगह नामवर बदमाशों की फौज को निहत्ता होकर मारता पीटता और नीस्तो नाबूद करता गुजरता जाता है। अब ये मार धाड़ वाली हकीकतें सामने आ रही थीं तो मैं अपनी सलाहियतों के बावजूद मार खाता जा रहा था। मुझ पर जो बीती है मैं उसे अपनी आबीती में ज़रूर पेश करूंगा। सोनिया मेरे पास बैठी हुई मेरा सर सहला रही थी। उसे आसपास बैठे हुए बदमाशों पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो भी हालात से मजबूर थी। मेरी मदद नहीं कर सकती थी, सिर्फ मेरा सर हिलाकर खामोशी से मुझे तसल्लियां दे सकती थी। मैं बदमाशों की मौजूदगी में उससे खुलकर बातें नहीं कर सकता था। लिहाजा सोच के जरिए कहने लगा, सोनिया तुम यहाँ के तमाम इलाकों से वाकिफ हो, ज़रा खिड़कियों से बाहर देखती रहो कि ये किन इलाकों से गुजर रही हैं। सोनिया ने भी सोच के जरिए कहा, मैं देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। ये मिक्की के खुफिया अड्डे की तरफ जा रही हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मिक्की भी शायद जिंदगी से बेजार हो गया है, इसलिए वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। आह, ये कहते ही मैं तकलीफ से कराहने लगा। मार खा खा कर अदमुआ होने के बावजूद मैं इसी खुशफहमी में था कि मेरी बजाय मिक्की की मौत आएगी। पता नहीं वो कमबख्त मेरे साथ किस तरह पेश आने वाला था। 20 मिनट के बाद वो गाड़ी एक बहुत बड़ी कोठी के अहाते में पहुंचकर रुक गई। वो मिक्की की रहायशगाह थी। वो मुझे कोठी के अंदर एक ड्राइंग रूम में लेकर आए। उस कमरे की सजावट देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जदीद तर्ज के कीमती सामान से ऐसा रास्ता था कि आराइश के हर सामान पर नजरें जमकर रह जाती। किसी शहजादे का महल भी ऐसा न होगा। उसकी कोठी को देखकर पता चलता था कि तमाम मास्टर एक शहजादे की तरह ठाट बाट से उसे रखते हैं। वहां से हमें एक दूसरे बड़े हॉल में पहुंचाया गया। वो हॉल सामान से बिल्कुल खाली था। ऐसा मालूम हो रहा था कि फ्री स्टाइल लड़ने के लिए इस हॉल को खाली रखा गया है। एक तरफ ऊंचे से स्टेज पर एक नीम दायरे में घूमी हुई बड़ी सी मेज थी। उसके पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर मिक्की शाहाना अंदाज से बैठा हुआ था। सामने मेज पर एक बड़ा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा, फरहाद, मैं तुमसे कह चुका था कि आज रात तुम्हें मास्टरों के सामने पेश किया जाएगा, मगर अभी तुम सोनिया के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोनिया के साथ तफरीह के लिए निकला था, मगर वो मुझ पर फरार होने का झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। मैं जवाबन कुछ कहना चाहता था, मगर मुझसे पहले ही सोनिया जंगली बिल्ली की तरह गुर्रा कर कहने लगी। वो अपनी जुबान में कह रही थी, इसलिए मैं उसकी बातें नहीं समझ सका। मिक्की ने उसके जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, सोनिया, हम सब तुम्हारी बड़ी इज्जत करते थे और बड़े एहतराम से तुम्हें मादाम कहते थे, मगर तुमने फरार होने में फरहाद का साथ देकर हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। एक बदमाश ने आगे बढ़कर कहा, बॉस, ये फरहाद को हमारी गिरफ्त से आज़ाद कराने के लिए अपने आहनी पंजे खोलकर खड़ी हो गई थी। अगर मैं फरहाद की गर्दन पर चाकू रखकर इसे मार डालने की धमकी ना देता तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती, क्योंकि हम सब निहत्थे थे।
आपने हुक्म दिया था कि फरहाद को जानी नुकसान न पहुंचाया जाए, फिर भी एहतियातन मैंने एक चाकू रख लिया था जो वक्त पर काम आ गया। मिकी ने ट्रांसमीटर की तरफ घूमकर कहा, मिस्टर साइमन, मैंने इसीलिए ट्रांसमीटर को ऑन रखा है कि आप सारी बातें खुद ही सुन लें। मैंने अपने आदमियों को समझा दिया था कि फरहाद को जानी नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि आप इसे जान से नहीं मारना चाहते। और यह है कि सर चढ़ता जा रहा है। इसने मादाम सोनिया को भी अपनी तरफ कर लिया है। अगर इसे इसी तरह ढील दी गई तो ये रफ्ता रफ्ता हमारे काम के आदमियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि आप फरहाद को पूरी तरह मेरे कंट्रोल में दे दें। ये टेलीपैथी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पागल बना देगा, मगर मैंने ऐसे इंतजामात कर लिए हैं कि मेरे पागल बनने के बाद मेरा असिस्टेंट इसे ऐसी जहनी अजियतें पहुंचाएगा कि ये एक हकीर कीड़े की तरह ज़मीन पर घसीटता हुआ आपके कदमों तक पहुंचेगा। फिर कभी आपकी मर्जी के बगैर अपने टेलीपैथी के इल्म को काम में नहीं लाएगा। अब आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मिकी के कानों में हेडफोन नहीं लगा था। ट्रांसमीटर का स्पीकर अलहदा मेज पर रखा था। वहां से उभरने वाली आवाज को हम सब सुन रहे थे। मिस्टर साइमन कह रहा था, मिक्की, हम सब मास्टर तुम्हारी जहानत और तुम्हारी सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं। फरहाद को एक कुत्ते की तरह अपना वफादार बनाने के लिए हमने ऐसे इंतजामात किए हैं कि वो हमेशा हमारे कदमों में लौटता रहेगा। हम उस जजीरे में इसका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हमारा ख्याल था कि वो शराफत से यहाँ चलाएगा, मगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हें पूरी आज़ादी दी जाती है कि इस खबीस को जिस तरह कंट्रोल करते हो करते रहो, और जिस तरह मुमकिन हो आज रात इसे इस जजीरे में पहुंचा दो। सिर्फ इस बात का ख्याल रखो कि वो जिंदा हमारे पास आए, ख्वाह वो जिंदा होते हुए भी मुर्दों से बदतर क्यों ना हो। सोनिया को भी तुम्हारे हवाले किया जाता है। ओवर एंड ऑल। मैं सोच रहा था कि अपनी सफाई में कुछ कहूंगा, मगर मास्टर साइमन ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। मैं मास्टर साइमन से दिमागी राब्ता भी कायम कर सकता था। फिर मेरे दिमाग ने समझाया कि फायदा क्या होगा, क्योंकि उनकी बातों से पता चल चुका था कि वो मुझे कुत्ते की तरह वफादार बनाने के लिए मुझे जहनी अजियतें पहुंचाने के इंतजामात बहुत पहले से कर चुके हैं। और ये तो मुझसे कभी हो नहीं सकता कि मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर उनके लिए कुत्ता बन जाऊं। उन हालात में मैं इज्जत की मौत मर सकता था। जिल्लत से झुकना मैंने सीखा ही नहीं था। मिस्टर साइमन से इजाज़त मिलने के बाद मिक्की मुझे फखरी अंदाज में देखकर मुस्कुरा रहा था। यह उसके लिए बहुत बड़ा एजाज था। उसे मास्टरों के सामने साबित करने का मौका मिल गया था कि फरहाद और उसकी टेलीपैथी का इल्म मिक्की से ज़्यादा खतरनाक नहीं। उसने अपने आदमियों से कहा, इन दोनों को चैम्बर में ले जाओ। वो किस चैम्बर का जिक्र कर रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोनिया खौफ से जर्द पड़ गई। वो हमें धक्के देकर उस हॉल से बाहर ले जा रहे थे। सोनिया बार बार मुझे देख रही थी। उसकी सोच कह रही थी, फरहाद, निकल भागने की कोशिश करो। उस चैम्बर में जाने के बाद कोई जिंदा बाहर नहीं आता। मैं किस तरह भाग निकलने की कोशिश करता। मेरे बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। यूं लग रहा था जैसे जगह जगह से हड्डियां चिटक गई हों। मैं किसी से लड़ने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि वहां भी 10-12 अदद बदमाश आगे पीछे चल रहे थे। मेरे टूटने फूटने के बावजूद वो सब मुझसे मोहताज थे। शायद मिकी ने मेरे मुतल्लिक उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था। मैंने बेबसी से सोनिया की जानिब देखा तो वो बिल्कुल ही मायूस हो गई। हम एक तवील राहदारी से गुजर रहे थे जहां मलगजा सा अंधेरा फैल रहा था। कोठी के आखिरी सिरे पर एक कमरा था। जब उस कमरे में हमें ले जाने लगे तो सोनिया खुद ही बच निकलने की कोशिश करने लगी। वो अचानक ही अपने आसपास वालों की गिरफ्त से निकलकर मुकाबले के लिए जरा दूर जाकर खड़ी हो गई। चश्मे जदन में उसके आहनी नाखून बाहर निकल आए। उन नाखूनों को देखते ही बदमाश उससे कतराने लगे। वो सिर्फ उसके नाखूनों से ही खौफजदा नहीं थे, बल्कि बारहा उसके लड़ने का तमाशा भी देख चुके थे। मैं लड़ने में उसका साथ तो नहीं दे सकता था, मगर अपने इलम को काम में ला सकता था। वो बदमाश फिर चाकू खोलकर खड़ा हो गया। मुझे चाकू की नोक पर रखकर सोनिया को लड़ने से बाज रखना चाहता था। मैंने फौरन ही उसे जहनी झटका पहुंचाया। वो एकदम से लड़खड़ाता हुआ पीछे चला गया। चाकू उसके हाथ से गिर पड़ा, क्योंकि अब वो दोनों हाथों से अपने सर को थाम रहा था। मैंने चाकू उठा लिया कि कोई मेरे करीब ना आए। सोनिया मुझे खुद अपनी हिफाजत आप करते देखकर पूरे फॉर्म में आ गई और इधर से उधर उछल उछल कर हमले करने लगी। बदमाशों की पूरी फौज तितर बितर हो रही थी। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और जिसके करीब वो गई वाहनी नाखनों की जद में आकर लहूलुहान हो गया। कुछ बदमाश भागते हुए मिक्की के पास चले गए। जरा सी देर में मिक्की अपने 4 आदमियों को लेकर राहदारी में पहुंच गया। उनके हाथों में स्टेन गन्नें थीं। उसने चीख कर कहा, हॉल्ट सोनिया, रुक जाओ। मास्टरों ने फरहाद को मारने की इजाजत नहीं दी, मगर ये स्टेन गन्नें तुम्हें भून कर रख देंगी। सोनिया अपने पंजे मोड़ने पर मजबूर हो गई। वो उल्टे कदमों मेरे पास आकर मायूसी से बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा, कुछ ना करो, खुद को हालात पर छोड़ दो। मिक्की ने स्टेन गन वालों के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, शाबाश फरहाद, तुम समझदार आदमी हो। जाओ,
अब अपनी इस जंगली बिल्ली को लेकर उस कमरे में चले जाओ। मैं सोनिया का हाथ पकड़कर उस कमरे के दरवाजे तक आया। पहले वो उस कमरे के अंदर जाने से हिचकिचा रही थी, मगर मेरे हाथ ने उसके हाथ को थामकर बड़ा हौसला दिया। वो मेरे साथ कमरे के अंदर आ गई। फिर दरवाजा अंदर से बंद हो गया। कमरे के अंदर पहुंचकर पता चला कि हम किसी बर्फ खाने में चले आए हैं। वहां की दीवारों और फर्श पर जगह जगह बर्फ जमी हुई थी। पहले तो उस चैम्बर में दाखिल होते वक्त बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि हम बाहर की गर्म हवा से गुजर कर आए थे। वहां पहुंचकर यूं लगा जैसे हम खुले हुए फ्रिज के सामने खड़े हो गए हों। मगर फ्रिज का दरवाजा बंद होते ही हम सर्द जहन्नुम में पहुंच गए। ऐसी गजब की ठंडक थी कि हमारे जिस्म कपकपा उठे। मैं परेशान होकर चारों तरफ देखने लगा। वो इकलौता दरवाजा बाहर से बंद था, खिड़कियां कहीं नहीं थी। एक ही छोटा सा वेंटिलेटर था ताकि घुटन का एहसास ना हो। मैंने आगे बढ़कर उस दरवाजे पर जोर आजमाई की। मेरे झटके देने से दरवाजे पर जमी हुई बर्फ झड़ने लगी, मगर वो खुला नहीं। सोनिया की कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी। अब हमें मौत आकर ही यहां से निकाल सकेगी। वो आगे न बोल सकी, क्योंकि शदीद सर्दी के बायस उसके दांत कटकटा रहे थे। मेरा भी यही हाल था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, इस तरह खड़े रहने से हम पर भी बर्फ जमने लगेगी। हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फिर हम दोनों अपनी टांगों पर उछलने लगे। चैम्बर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ने लगे। हमारे अंदर बराए नाम हरारत सी पैदा हुई, मगर हमारे बदन के चारों तरफ जैसे बर्फ का तूफान था। ऐसा लगता था कि हमें मनो बर्फ के तले दफन किया जा रहा है। बदन में हरारत पैदा न हो सकी, मगर हम थक कर हाँपने लगे। आखिर हम कितनी देर तक दौड़ सकते थे और उछल सकते थे। वह निढाल सी होकर मेरे पास आई और मुझसे कंबल की तरह लिपट गई। इस वक्त हम दो बर्फानी मुजस्मों की तरह लिपटे हुए थे। हम जितना ज्यादा एक दूसरे में जज्ब होना चाहते, उतनी ही ज्यादा सर्दी से कपकपाने लगते। जरा हाँपने से फुर्सत मिली तो वो मुझसे अलग हो गई। उसने अपने दोनों हाथों के आहनी नाखून उतारकर फर्श पर फेंक दिए। फिर अपने पैरों पर उछलते हुए उसने मेरे मुंह पर एक घूंसा रसीद किया। मैं भी टांगों पर उछलते हुए और पैंतरे बदलते हुए जवाबी हमले करने लगा। हम दोनों दोस्त थे, मगर जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां दोस्त बनकर दुश्मन की तरह एक दूसरे को अजियतें पहुंचाना पड़ती हैं। वो जमकर हमले कर रही थी और मुझ पर कराटे के करारे हाथ जमा रही थी। अगरचे मैं सुबह से मार खाते खाते बहुत कमजोर हो गया था, ताहम मैंने भी भरपूर हाथ जमाए। हम काफी देर तक लड़ते रहे, फिर थक हार कर गिर पड़े। लड़ने का कोई भी खातिर ख्वाह नतीजा ना निकला। हमारे बदन में चंद सेकंड के लिए हरारत पैदा हुई। इसके बाद फिर कुल्फी जमने लगी। वो मेरे सामने जमीन पर पड़ी हुई हाँप रही थी और रो रही थी। मैंने उसे कहा, तुम्हारी जैसी दिलेर औरत को रोना नहीं चाहिए। मुझे अपनी दिलेरी को आजमाने का मौका नहीं मिला, इसलिए रोना आ रहा है। वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी में इससे ज्यादा कुछ न कह सकी। मैं उसे तसल्लियां देने लगा, लेकिन ऐसी तसल्लियों से क्या हासिल, जबकि हमारे सामने निजात का कोई रास्ता ना था। मैं उसे घूर कर देखने लगा। हमारी नजरें टकराईं तो वो मेरी शोलाबार निगाहों को देखती ही रह गई। मैंने महसूस किया कि उसके बदन की कपकपाहट में कमी आती जा रही है। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। तुम मुझे इसी तरह देखते रहो, मेरे अंदर एक अजीब सी हरारत महसूस हो रही है। उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। क्या मुसीबत है। ऐसे जानलेवा हालात में मैं अपनी सलाहियतों को भूल गया था। दरअसल सुबह से मिक्की ने मुझे अपनी सलाहियतों को आजमाने का मौका नहीं दिया था, इसीलिए ऐसी अजियतें उठाते वक्त टेलीपैथी के इब्तदाई मराहिल को वक्ती तौर पर भूल गया। इब्तदाई मरहला ये था कि मैं ये इल्म सीखने के लिए अपने सामने रखी शमा की लौ को घूरता रहता। कई माह की मशकों के बाद उस जलती हुई लौ की हरारत मेरे दिमाग में और मेरे जिस्म में सरायत करने लगी थी। आपको याद होगा कि जब पहली बार ट्रेन का सफर करते वक्त मैं सर्दी महसूस कर रहा था, तो मैंने अपनी दोनों हथेलियों पर नजरें गाड़ दी थीं। जरा सी देर के बाद सोच की हरारत के जरिए मेरी हथेलियों तक हरारत पहुंच गई। फिर वो गर्मी मेरे सारे बदन के रगों पैर में दौड़ने लगी। उस वक्त वही अमल मैंने सोनिया पर किया। उसके सामने पालती मारकर बैठने के बाद उसकी आंखों में आंखें डालकर सोच के जरिए हरारत पहुंचाने लगा और भारी भरकम आवाज में कहने लगा, सोनिया, तुम मेरी आंखों में देखती रहोगी और मेरी निगाहों की हरारत महसूस करती रहोगी। अपने बदन को ढीला छोड़ दो और अपने आप को मेरी जलती हुई निगाहों के हवाले कर दो। उसने मेरी हदायत के मुताबिक अपने बदन को ढीला छोड़ दिया। मैं तनवीमी अमल के दौरान खुद को भी पुरसुकून महसूस कर रहा था। उस वक्त आग मेरे और सोनिया के अंदर रोशन हो गई थी। बर्फ खाने की सर्दी का दूर दूर तक पता नहीं था। हम फर्श पर जहां बैठे हुए थे वहां आसपास की बर्फ पिघलकर हमसे दूर बह गई। दूर जाकर वो पानी फिर जम रहा था। जब हमारे अंदर काफी हरारत पहुंच गई तो मैंने मिकी के जहन में झांक कर देखा। वो किसी कमरे में उस मशीन को ऑपरेट कर रहा था जिसके जरिए इस कमरे में बर्फ जम गई थी। मैं चाहता तो बहुत पहले उसके जहन में हलचल मचाकर उसके 12 बजा सकता था, मगर फिर भी यहां से आज़ादी हासिल नहीं कर सकता था। वो ऐसे लोगों को मशीन ऑपरेट करने के लिए भेज देता जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था और जिनके दिमाग तक मैं पहुंच नहीं सकता था।
اسی لیے میں بڑے تحمل سے سرد جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے یہاں چلا آیا، مگر اس جہنم کو بھی اپنے اور سونیا کے لیے جنت بنا چکا تھا۔ اس وقت اس نے مشین بند کر دی اور اب چیمبر کی طرف کا دروازہ کھول کر ہماری خیریت معلوم کرنے آ رہا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، اب بے ہوش ہو جانے کی اداکاری کرو، وہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس جگہ آ گئے جہاں زیادہ برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر ہم لیٹ گئے اور ہاتھوں سے برف اٹھا کر اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ اب پھر ناقابل برداشت سردی لگ رہی تھی۔ جس حرارت سے ہم لطف اندوز ہو چکے تھے وہ اب زائل ہو گئی، مگر تھوڑی دیر کے لیے یہ عذاب تو برداشت کر نہیں تھا۔ سونیا نے آہنی ناخنوں کو دوبارہ انگلیوں پر چڑھاتے ہوئے کہا، میں بے ہوش ہونے کی اداکاری نہیں کر سکتی۔ جسم کو ساکت کرنے کے باوجود کپ کپی تاری رہتی ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کھڑی ہو کر اچھلتی کودتی رہے۔ چونکہ بدماشوں نے پہلے ہی مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، لہٰذا میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ مجھ میں اچھلنے کودنے کی سکت نہیں، لہٰذا میں سردی برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ جب مکی اپنے آدمیوں کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر آیا تو سونیا کو ٹانگوں پر اچھلتے کودتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے مکی کی سوچ میں اسے یہی بات سمجھائی کہ سونیا ایک اچھی فائٹر ہے، گھنٹوں لڑتے رہنے اور دوڑتے رہنے کے باوجود تھکن محسوس نہیں کرتی۔ فرحاد کو چونکہ پہلے سے ادموا کر کے رکھ دیا گیا، اس لیے وہ سونیا کی طرح چاق کو چوبند نہ رہ سکا اور ایک مخصوص نقطہ انجماد تک پہنچنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ اس کے آدمی مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک آرام دہ کمرے میں لے گئے اور مجھے ایک بستر پر ڈال دیا۔ وہاں پہنچنے کی تھوڑی دیر بعد میں نے تکلیف سے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، پھر بوکھلانے کی اداکاری دکھاتے ہوئے چاروں طرف وحشت سے گھورنے لگا۔ میکی فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہو فرحاد، کیا حال ہے؟ میں جواب دینے کے بجائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کرانے لگا اور ایک نیم پاگل کی طرح بڑبڑانے لگا، میں مر جاؤں گا، مجھے یہاں سے نکالو، میرے اندر برف جم رہی ہے۔ میکی نے کہہ لگاتے ہوئے کہا، پاگل کے بچے، اس وقت تم سرد موت کے چیمبر میں نہیں ہو، ہوش میں آؤ، اب تم ایک آرام دہ کمرے میں ہو۔ میں بدحواسی سے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھنے لگا۔ میکی نے بڑی صفاقی سے کہا، تم ذرا اچھی طرح ہوش و حواس میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہیں پھر اسی چیمبر میں پھینک دیا جائے گا۔ میں دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے چیمبر میں نہ بھیجو، تم ماسٹر یوشے سے زیادہ خطرناک ہو، میں تم پر ٹیلی پیتھی کا علم نہیں آزما سکتا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم میری طرف سے دی ہوئی ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر تمہارے ایسے ماتحت میری بوٹیاں نوچتے رہیں گے جن کے دماغ تک میں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ فاتحانہ انداز میں کہہ لگانے لگا، فرحاد تم واقعی سمجھدار ہو، جب سے تمہیں چیمبر میں بھیجا گیا ہے میں اسی انتظار میں تھا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے پاگل بناؤ گے۔ میں ذہنی طور پر مفلوج ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ میں ایسا ضدی آدمی کو جس بات کا تہیہ کر لیتا ہوں اسے انجام تک پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر موت کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ مگر تم واقعی سمجھدار ہو، تم نے مجھے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرنے کی فضول سی کوشش نہیں کی۔ اب جب کہ تم ایک کمزور چوہے کی طرح سرد چیمبر کے چوہے دان میں آ گئی ہو تو میں تمہارے ساتھ ذرا نرمی سے پیش آؤں گا، مگر اتنی نرمی سے نہیں کہ تم پھر فرار ہونے کی کوشش کرو۔ میں نے سہمے ہوئے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اب میں فرار ہونے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارے آدمیوں نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ میں بغیر سہارے کے چل سکوں۔ میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تم جو کہو گے میں اسے انکار نہیں کروں گا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، ایک دوست کی طرح ہاتھ ملاؤ۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے مسافے کے دوران میرے ہاتھ کو پوری قوت سے دبا ڈالا۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں جسمانی طور پر بالکل ہی کمزور ہو گیا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، سوری، میں بھول گیا تھا کہ اب میں ایک ایسے کمزور کتے سے مسافہ کر رہا ہوں جو ہمیشہ ہمارے قدموں میں لوٹتا رہے گا۔ مجھے اس کی یہ گالی بھی برداشت کرنی پڑی۔ میں خوامخواہ غیرت مند بن کر کام نہیں بگاڑنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے جھک کر میں اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا جسے اس نے اپنی دانستہ میں پیس کر رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح غلط فہمی میں مبتلا رہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ خوشی کی بات ہی تھی، اس گروہ کا سب سے عظیم ماسٹر یوشے میرے ہاتھوں پریشان رہتا تھا اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ دوسرے تمام ماسٹر مجھے ناقابل شکست سمجھ رہے تھے۔ ایسے وقت میں میکی مجھے شکست دے کر بہت بڑا اعزاز حاصل کرنے والا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ماسٹر یوشے کی خالی جگہ مل جاتی، اس لیے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آدھی رات تک میرا بہت خیال رکھا گیا۔ رات کو لانچ پر سوار ہو کر جب ہم چل پڑے تو وہاں میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے میکی کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس سے بولا، انسان طاقت کے سامنے جھکتا ہے، تمہارے لیے باس سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے تم اس کے سامنے جھکتے رہے، مگر اب فرحاد اس سے زیادہ خود کو طاقتور ثابت کر رہا ہے۔ تم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ اب فرحاد کے سامنے جھکو یا پھر اپنے باس سے مار کھاتے رہو۔ میں نے میکی کے آدمیوں سے کہا،
उनमें से 3 आदमी दूर जाकर एक तरफ खड़े हो गए। वो मिकी से वफादारी के नाम पर ख्वामखा अपनी जान नहीं देना चाहते थे। मैंने मिकी के जहन को जरा देर के लिए आजाद छोड़कर अर्शे पर गिरे हुए रिवॉल्वर को उठा लिया। मिकी रेलिंग से टेक लगाए हाँप रहा था और बड़ी बेबसी से मुझे देख रहा था। पहले मैं उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था, अब मेरा रिवॉल्वर उसे रोके हुए था। तुम मुझे तोड़ फोड़ कर मास्टरों के सामने पेश करना चाहते थे। ये साबित करना चाहते थे कि जिस फरहाद से तमाम मास्टर खाइफ हैं, तुमने उसकी खतरनाक सलाहियतों के बावजूद उसे पीस कर रख दिया। अब बताओ कि तुम्हारी ये खुशफहमी तुम्हें किस मुकाम पर ले आई। यहां भी तुम्हारी जिस्मानी ताकत बहाल है, तुम्हारी ये जान पर खेलने वाले मातहत तुम्हारे पास हैं। अब सिर्फ तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम मेरे इस रिवॉल्वर के सामने कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं तुम्हें बिल्कुल ही कमजोर बनाकर नहीं मारना चाहता। ये लो रिवॉल्वर। मैंने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दिया। वो उसके कदमों के पास जा गिरा। उसे फौरन ही रिवॉल्वर उठा लेना चाहिए था, लेकिन वो हिचकिचाते हुए कभी मुझे और कभी रिवॉल्वर को देखने लगा। मैंने हकारत से कहा, देखते क्या हो, रिवॉल्वर उठाओ। तमाम मास्टर तुम्हें नाकाबिले शिकस्त समझती हैं। मैंने भी तुम्हें नाकाबिले शिकस्त बनाने के लिए ये रिवॉल्वर तुम्हें दे दिया है। इसे उठाओ और फैसला करो कि किसे निशाना बनाओगे। उसने आहिस्ता आहिस्ता झुकते हुए रिवॉल्वर को उठा लिया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। सोच की लहरें एक एक पल की हरकतों को समझा देती हैं। मैं समझ रहा था उसकी उंगली किस वक्त ट्रैगर को दबाएगी। जैसे ही वो लम्हा करीब आया, वैसे ही मैंने मिकी के टारगेट को बदल दिया। उसका हाथ दूसरी तरफ घूम गया। गोली उस मातहत को लगी जो सबसे ज्यादा उसका वफादार था। वो अर्शे पर गिरकर तड़प रहा था। दूसरी तरफ मिकी के हाथ बुरी तरह लरज रहे थे। उसकी समझ में आ गया कि बड़े बड़े जांबाज साथियों को साथ रखकर और बड़े बड़े खतरनाक हथियारों से लैस होकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपने हाथों अपनी ही बर्बादी का सामान करता रहेगा। मिकी, अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ गई है कि तुम एक चूंटी से भी ज्यादा हकीर हो, तो रिवॉल्वर अपने आदमियों की तरफ फेंक दो। मिकी अपने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर को बेबसी से देख रहा था। अपनी हथेली पर इतना खतरनाक हथियार रखने के बावजूद वो बुजदिल, कमजोर और काबिल शिकस्त था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी जहानत और तुम्हारी सलाहियतों को तस्लीम करता हूं। तुम बहुत ग्रेट हो, मुझसे दोस्ती करो। मुझसे ज्यादा वफादार तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिलेगा। फिर उसने रिवॉल्वर को अपने आदमियों की तरफ फेंकते हुए कहा, मेरी वफादारी देखो, मैं तुम्हारे हुक्म की तामील कर रहा हूं। वो तो तुम्हारा बाप भी करेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि रिवॉल्वर अगर ना फेंकते तो मैं इसी रिवॉल्वर से तुम्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता। याद है तुमने मुझे अपने कदमों में लौटने वाला कुत्ता कहा था। ताकत के नशे में गालियां देने वाला कभी वफादार नहीं होता। इधर तुम्हारे 3 आदमी खड़े हुए हैं और रिवॉल्वर उनके कदमों में पड़ा हुआ है। बोलो, उनमें से किसके हाथों मरना पसंद करोगे? उसने घबराकर रिवॉल्वर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन आगे बढ़ते ही एक दिमागी झटका पहुंचा। वो औंधे मुंह गिर पड़ा। मैंने उसके एक साथी से कहा कि वो रिवॉल्वर उठा ले। उसने मेरे हुक्म की तामील की और रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया। मिकी जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, फिर सहमे हुए अंदाज में पीछे हटते हुए रेलिंग से जाकर टकरा गया। कहाँ बचकर जाओगे मिकी? मुझे बेबस करने वाले तुम्हारे चारों तरफ समुंदर है। या तो छलांग लगा दो या फिर अपने ही आदमी के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे फौरन ही उसका किस्सा तमाम कर देना चाहिए था, लेकिन मगरूर दुश्मन को तड़पाते हुए बड़ा मजा आता है। हर सांस के साथ मौत का धड़का लगा रहता है। गुरूर की बुलंदी से लुढ़कते देखकर बड़ा लुत्फ आता है। वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। मैं उसे बेनियाज होकर उसके साथियों की सोच को पढ़ रहा था। ये मालूम करना जरूरी था कि वो ऊपर से जितने वफादार नजर आ रहे हैं, अपने अंदर दिलो दिमाग से भी मेरी बर्तरी को कबूल करते हैं या नहीं। उन तीनों में से एक की सोच गड़बड़ा रही थी। उसने मेरी अतात कबूल कर ली थी, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो किस तरह मिकी की मदद कर सकता है। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अपने साथी से रिवॉल्वर ले लो। वो घबराकर मुझे देखने लगा। मैंने डांट कर कहा, जो कहता हूं वो करो, वरना बेमौत मरोगे। उसने बड़ी मजबूरी से हाथ बढ़ाकर अपने साथी से रिवॉल्वर ले लिया। मैंने उसके साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मैं इंसानी जहन की छुपी हुई बातें पढ़ लेता हूं। अभी तुम्हारा ये साथी अपने दिमाग में छुपकर मेरे खिलाफ सोच रहा था और मिकी की मदद करना चाहता था। अब रिवॉल्वर इसके हाथ में आ गया है, ये अपने बॉस की मदद करेगा। नहीं, मैं रिवॉल्वर नहीं चलाऊंगा। वो बड़ी बेबसी से घिघियाने लगा। चलाओ। मैंने उसके दिमाग में चीख कर कहा, तुम्हारा टारगेट सामने है और तुम्हारी उंगली ट्राइगर को दबा रही है। उसकी उंगली ने ट्राइगर दबा दिया। फायर की आवाज गूंजी। मिकी अपने सीने को थामकर अर्शे पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ फायर करने वाले के हाथ से रिवॉल्वर गिर पड़ा। वो चंद लम्हों तक सकते के आलम में खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपने हाथों से अपने बॉस को शूट किया है, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी आंखों के सामने हुआ और उसने खुद ही गोली चलाई।
इस हकीकत को वो कैसे झुठला सकता था। फिर वो एकदम से पागल हो गया। दोनों हाथों से अपने सर के बालों को नोचते हुए चीखने लगा, मैंने बॉस को कत्ल नहीं किया। मैं अपने बॉस का वफादार कुत्ता हूँ। कुत्ते कभी अपने मालिक पर नहीं भौंकते। फिर मैं अपने मालिक को किस तरह काट सकता हूँ। वो चीखते चिल्लाते हुए मिकी की लाश के पास पहुंचा और उसे उलट पलट कर देखने लगा। फिर वो झुंझलाकर खड़ा हो गया और गुस्से से कांपते हुए मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। सोनिया ने एक फ्लैंक किक मारी। वो दूसरी तरफ पलटकर रेलिंग से टकरा गया। मैं सिर्फ अपने मालिक की खिदमत के लिए पैदा हुआ हूँ। जब आका नहीं है तो गुलाम जिंदा रहकर क्या करेगा। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। वो चीखता हुआ रेलिंग पर चढ़ गया। फिर वहां से समुद्र के गहरे पानी में छलांग लगा दी। चपाक की आवाज के साथ पानी उछलकर अर्शे तक आया। हमने रेलिंग के दूसरी तरफ झुककर देखा। गहरी तारीकी में और गहरे पानी में उसका नामो निशान मिट चुका था। लॉन्च के अर्शे पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। वो बदमाश मुजरिम और कातिल था, लेकिन वफादारी की एक मिसाल कायम करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। काश के वो एक अच्छा इंसान होता और अच्छे अंदाज में वफादारी का सबक सिखाता। मिकी के दो साथी जरा सहमे हुए मेरी तरफ देख रहे थे। उनका बॉस तो मर ही चुका था, अब वो उसके लिए जान की बाजी क्या लगाते। वो दिमाग से सोच रहे थे कि अब मेरे वफादार बनकर रहेंगे। वो जानते थे कि मैं दिमाग को पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए अपने जहन में ये बात बार बार दोहरा रहे थे कि हम फरहाद साहब के वफादार हैं और वफादार रहेंगे। मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने बॉस की और दूसरे साथियों की लाशें उठाकर समुंदर में फेंक दें। वो मेरे हुक्म की तामील करने लगे। थोड़ी देर बाद सारे दुश्मन नाबूद हो गए। वो लॉन्च मुकम्मल तौर से हमारे कब्जे में आ गई। अब सिर्फ लॉन्च का स्कीपर रह गया था, जो लॉन्च को जजीरा क्वाई की तरफ ले जा रहा था। वो लॉन्च को कंट्रोल कर रहा था और उसके दिमाग को कंट्रोल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात ना थी। मैं सोनिया और उन दो आदमियों के साथ जीने उतरता हुआ इंजन रूम की तरफ गया। लॉन्च के इंजन और स्टीयरिंग तक पहुंचने का रास्ता एक तंग राहदारी से गुजरता था। राहदारी के आखिरी सिरे पर जो दरवाज़ा था वो दूसरी तरफ से बंद था। मेरे इशारे पर मिक्की के एक साथी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए स्कीपर को आवाज़ दी, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। जब वो दरवाजे को धक्का देकर खोलने या तोड़ने की कोशिश करने लगे तो दूसरी तरफ से दरवाजे को ठोंकने और बजाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाजे के नीचे से एक तय किया हुआ कागज़ ज़मीन पर सिरकता हुआ बाहर आया। मैंने झुककर उसे उठाया और खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, मिस्टर फरहाद, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आप ना तो मेरी आवाज़ सुन सकेंगे और ना ही मेरा चेहरा देखकर मेरी आंखों में झांक सकेंगे। आप ये ख्याल दिल से निकाल दें कि मिकी की तरह मेरा दिमाग भी कंट्रोल में आ जाएगा। मेरे पास रिवॉल्वर है। अगर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई तो मैं बेदरेग फायर कर दूंगा। मैं बहुत मोहतात हूँ। ये तहरीर भी मेरे एक असिस्टेंट की है, ताकि आप तहरीर के अंदाज से सोच के अंदाज तक ना पहुँच सकें। इसे लिखवाने के बाद मैंने अपने असिस्टेंट को समुंदर की गोद में फेंक दिया है। अब आप अपनी सी कोशिश करते रहें। यह लॉन्च हर हाल में जजीरा क्वाई के साहिल तक पहुँच कर रहेगी। खत पढ़कर मैंने मिकी के एक साथी को दिया। वो उसे पढ़कर सोनिया को उसकी ज़ुबान में समझाने लगा। सोनिया इस सिचुएशन को समझकर मेरा मुंह तकने लगी। मैंने मायूसी का इजहार किया। इतनी जल्दी दिमाग काम नहीं कर सकता था। स्कीपर तक पहुंचने के लिए कोई ऐसी तदबीर सोचनी थी कि वो जिंदा या मुर्दा हमारे हाथ आ जाए, लेकिन लॉन्च को कोई नुकसान न पहुंचे। मैं चुपचाप वहां से पलटकर लॉन्च के अर्शे पर आ गया। सोनिया और दो नए वफादार मुलाजिम मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने एक मुलाजिम को इंजन रूम के दरवाजे की तरफ वापस भेज दिया ताकि वो निगरानी करता रहे और स्कीपर को किसी तरह बोलने पर मजबूर करता रहे। जब वो चला गया तो मैंने दूसरे मुलाजिम से पूछा, अब तुम ही इस लॉन्च के बारे में बता सकते हो? क्या ऐसा दूसरा रास्ता है कि जहां से मैं स्कीपर तक पहुंच सकूं? सिर्फ एक रास्ता है, मगर वो खतरनाक है। आप मेरे साथ आए, मैं आपको बताता हूं। मैं और सोनिया उसके पीछे चलने लगे। लॉन्च के अगले सिरे पर पहुंचकर उसने रेलिंग पर झुकते हुए बताया, यहाँ से हम रस्सी के जरिए लटक कर निचले हिस्से में पहुंच सकते हैं, क्योंकि निचले हिस्से में जो खिड़कियां बनी हुई हैं वो शीशे की हैं। वो स्कीपर लॉन्च के स्टीयरिंग को कंट्रोल करते वक्त शीशे के पार देखते हुए रास्ते का तयन करता रहता है। रस्सी के जरिए नीचे लटक कर पहले उन शीशों को तोड़ना होगा, फिर अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। मैं सोच में पड़ गया। इस तरह वहां जाने में जान का यकीनी खतरा था। रस्सी से लटकते ही वो शीशे के पार मुझे देख लेता और फायरिंग शुरू कर देता। दूसरा मुलाजिम सोनिया के सामने वही बात अपनी जुबान में दोहरा रहा था। सोनिया ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। उसने रेलिंग से टेक लगाते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वैसे ये बताओ कि यह लॉन्च कितनी देर में जजीरा क्वाई तक पहुंचेगी? दूसरे मुलाजिम ने जवाब दिया, लॉन्च की तेज़ रफ्तारी बता रही है कि स्कीपर हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचाना चाहता है। इस रफ्तार से हम सुबह 5 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे और अभी 2 बजने वाले हैं। वो अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखकर वक्त बता रहा था। मेरी परेशानी बढ़ने लगी। इतनी जिद्दोजहद के बाद भी वो तमाम मास्टर मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। तमाम मास्टरों का जिक्र करना फजूल है।
क्योंकि मैं मास्टर दानियाल और मिस्टर साइमन के दिमाग से अब भी खेल सकता था। असल आदमी चौथा मास्टर था जिसकी खुफिया प्लानिंग से यह सब कुछ हो रहा था। उस चौथे गूंगे मास्टर ने मुझे जजीरे तक बुलाने के लिए सिर्फ मिक्की पर एतमाद नहीं किया था, इसके पसे मंजर में स्केपर को भी छुपा कर रखा था, क्योंकि वही नाखुदा था, वही डुबो सकता था, वही पार लगाकर जजीरे तक पहुंचा सकता था। उस वक्त मेरी समझ में कुछ न आया तो मैं उस आदमी के जहन में झांकने लगा जो इंजन रूम के दरवाजे पर पहरा देने लगा था। वो बंद दरवाजे के पास खड़ा हुआ बड़ी कशमकश में मुब्तला था। एक तरफ वो सोच रहा था, स्केपर बड़ी दानिशमंदी से काम ले रहा है, फरहाद कभी इसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अगर उसने जजीरा कवाई पहुंचा दिया तो मैं गद्दार कहलाऊंगा। अगर मैंने स्केपर को बोलने पर मजबूर ना किया और उसका एतमाद हासिल कर लिया तो गद्दारी के इल्ज़ाम से बच जाऊंगा। उसकी दूसरी सोच ने कहा, यह भी तो सोचो कि फरहाद कैसा चालबाज है, दोपहर से आधी रात तक बीमार और कमज़ोर बनकर मिक्की जैसे शातिर को बेवकूफ़ बनाता रहा। इस वक्त भी वो मजबूर और बेबस नजर आ रहा है, मगर मुझे मिक्की की तरह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। ये टेलीपैथी जानने वाला जजीरे तक पहुंचते पहुंचते भी कोई ज़बरदस्त चाल ज़रूर चलेगा। फिर वो सोचते सोचते घबरा गया कि वो ऐसी दोहरी बातें क्यों सोच रहा है। फरहाद ज़रूर उसकी सोच को पढ़ रहा होगा। ये सोचते ही उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और सोच के जरिए मिन्नत और समाजत करने लगा, फरहाद साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे दिल में आपके लिए खोट नहीं है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अजीज़ होती है, इसीलिए मुझे भी अपनी जान प्यारी है। मैं आपके पास रहूं या मास्टरों के पास, मेरी जान सलामत रहनी चाहिए। जान रहेगी तो आखिरी दम तक अपनी जान की हिफाजत करने वाले के साथ वफादारी करता रहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेघाना है। सुनो मेघाना, हर शख्स अपनी जान के अलावा दूसरों से बेगाना रहता है। मुझे भी अपनी जान प्यारी है। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, उस पर अमल करोगे तो मास्टरों की नज़रों में गद्दार भी नहीं बनोगे और मेरे वफादार भी रहोगे। मैं ज़रूर अमल करूँगा। तुम दोहरी चाल चलो, दरवाजे से लगकर सरगोशियों में स्केपर को मुखातिब करो। उसे कहो कि वो जवाबन कुछ ना कहे, सिर्फ उसे यकीन दिलाते रहो कि अभी मजबूरी के बायस फरहाद के सामने झुक गई हो, यानी तुम मेरे खिलाफ बातें करते रहो, उसका एतमाद हासिल करते रहो। इस तरह शायद मुझे उस स्केपर तक पहुंचने का कोई मौका मिल जाए। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगा। उसे मशवरा देने के बावजूद अभी तक मेरे जहन में कोई तदबीर नहीं थी कि वो किस तरह हाथ आएगा। अब मैं जितनी अंधी चालें चल सकता था चल रहा था। डूबने वाले को किनारा ना मिले तब भी वो हाथ पांव मारकर डूबने से बचने की कोशिशें करता रहता है। थक हार कर बैठ जाने का मतलब हमेशा के लिए डूब जाना था। फिर मैं सोनिया के साथ दूसरे कैबिन में आया जो मिक्की के लिए मखसूस था। वहां हम दोनों मिक्की के सामान की तलाशी लेने लगे। उस कैबिन में मास्टर यूशे का सामान भी रखा हुआ था। मुझे याद आया, मिस्टर साइमन ने ट्रांसमीटर पर मिक्की से कहा था कि वो मास्टर यूशे की लाश और उसका सामान जजीरे में ले आए। सामान तो नजर आ रहा था मगर लाश नहीं मिल रही थी। मास्टर की लाश यकीनन इंजन रूम की तरफ कहीं रखी होगी। मैंने सोनिया से कहा, तुम्हारे अंदर सूंघने की हैरत अंगेज सलाहियत है, तुम सूंघ कर मालूम करो कि मास्टर यूशे की लाश कहाँ रखी गई है। वो कैबिन से बाहर आकर और गर्दन उठाकर सूंघने लगी। मैं उसकी हरकतों को गौर से देख रहा था। वो चारों तरफ घूम घूम कर सूंघती रही, फिर मायूसी से बोली, मुझे मास्टर की बू नहीं मिल रही। शायद उसकी लाश यहाँ लॉन्च में नहीं है। लाश ज़रूर होगी। मेरी समझ में ये बात आती है कि मरने के बाद इंसान अपने बदन की हरारत और अपनी मखसूस बू वगैरह खो देता है। ये बात मैं समझती हूँ। दरअसल अभी मैं मास्टर की मखसूस बू को नहीं सूंघ रही थी, एक ऐसी बू को तलाश कर रही थी जो मुर्दा जिस्म से खारिज होती है। मास्टर यूशे अगर यहाँ मुर्दा पड़ा हुआ है तो उस मुर्दे की बू मुझे मिलना चाहिए थी। फिर तो इस लॉन्च में कहीं छोटा सा बर्फ़ खाना है, या फिर मास्टर यूशे की लाश बर्फ़ में दबा कर रखी गई है। इसके बायस वो इस कदर महफूज है कि अभी उसमें से बदबू नहीं निकल रही। सोनिया ने तायद में सर हिलाया, यही बात हो सकती है। मगर वो लाश यहाँ हो भी तो तुम क्या करोगे? मैंने बेबसी का इजहार करते हुए कहा, फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं एक एक चीज़ को नज़रों में रख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसके ज़रिए मैं स्केपर तक पहुँच सकता हूँ। मैं मिक्की के खुले हुए सूटकेस से उसका जेबी ट्रांसमीटर उठाकर देखने लगा। यह भी एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इस वक्त मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि स्केपर के पास भी एक ट्रांसमीटर ज़रूर होगा। इसके ज़रिए वो मास्टरों को अपनी आमद की इत्तला दे रहा होगा और मौजूदा सिचुएशन की रिपोर्ट पहुँचा चुका होगा। एक रास्ता बहुत आसान था, मैं इंजन रूम का दरवाज़ा तोड़कर स्केपर तक पहुँच सकता था। लेकिन इस बात का अंदेशा था कि जितनी देर में दरवाज़ा टूटकर अलग होता उतनी देर में वो या तो इंजन में टेक्निकल खराबी पैदा कर देता या फिर इस लॉन्च को ही बम के धमाके से उड़ा देता और हमारे साथ खुद भी डूब मरता। लिहाजा मैं स्केपर तक इस तरह पहुंचना चाहता था कि लॉन्च को तबाह करने का मौका उसे ना मिले। हमेशा तकदीर मेहरबान नहीं होती। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने सोनिया से कहा,
किस फ्रीक्वेंसी पर मास्टरों से गुफ्तगू की जाती है? क्या तुम उस फ्रीक्वेंसी पर इस ट्रांसमीटर को ऑन करके रख सकती हो? वो मेरे हाथ से ट्रांसमीटर लेकर उसे हैंडल करने लगी। मैंने फौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उससे ट्रांसमीटर लेकर उसे सूटकेस के अंदर फेंक दिया। वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। ये अचानक ही याद आ गया था कि मास्टर साइमन और मास्टर दानियाल अगर ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करेंगे तब भी कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि चौथा मास्टर बहुत ज़्यादा मोहतात है। वो समझता होगा कि मैं दूसरे मास्टरों के ज़रिए स्केपर तक पहुंच सकता हूं, इसीलिए उसने स्केपर को दूसरे मास्टरों से लाताल्लुक रखा होगा। दूसरे मास्टर ये नहीं जानते होंगे कि स्केपर का काम कौन अंजाम दे रहा है। अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए मैं मास्टर साइमन के जहन में झांक कर देखने लगा। वो एक आरामदेह कमरे में एक बड़े से ट्रांसमीटर के सामने इजी चेयर पर बैठा हुआ था। अब रात के 3 बजने वाले थे, मगर उन सब की आंखों से नींद उड़ गई थी, क्योंकि मैं वहां पहुंचने वाला था। वो मेरे बारे में एक एक पल की खबर रखने के लिए जाग रहे थे। इस वक्त वो मुझे एक सिगरेट का कश लगाते हुए परेशानी से सोच रहा था। उसे जिंदा रखने का मतलब ये है कि हम सब एक एक करके मर जाएंगे। मौत को शिकस्त देने वाला मास्टर यूशे उसके हाथों मर चुका है। मिकी, जो आज तक किसी की गिरफ्त में नहीं आया, वो भी उसकी गिरफ्त में आकर जान से जा चुका। मगर सुपर मास्टर बजिद है कि उसे जिंदा रखा जाए। मुझे यकीन है कि सुपर मास्टर ने जिस तरह टेलीपैथी जानने वाले मास्टर यूशे को अपना मतियो फर्मा बरदार बनाया था, उसी तरह फरहाद के दिमाग को भी कंट्रोल करेगा, बशर्ते कि फरहाद यहां तक पहुंच जाए। मगर वो यहां आते आते भी बुरी तरह दहशत ज़दा करता जा रहा है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो आसानी से यहां पहुंच जाएगा। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे सुपर मास्टर की प्लानिंग पर भरोसा करना चाहिए, वो कभी नाकाम नहीं होता। मास्टर साइमन की सोच ने कहा, उसे नाकामी इसलिए नहीं होती कि अभी तक फरहाद जैसा शैतान उसके पल्ले नहीं पड़ा। अब एक नई इतला आई है कि लॉन्च का स्केपर इंजन रूम तक महदूद हो गया है। फरहाद को अपने करीब पहुंचने का मौका नहीं दे रहा। बज़ाहिर कामयाबी की उम्मीद नजर आ रही है, मगर वो शैतान ऐन वक्त पर तुरप चाल चलता है। क्या पता कि उसका दिमाग किस तरह काम करे। बड़ी मायूस कुन सिचुएशन है। वो स्केपर को चूहे के बिल से भी निकाल सकता है। मैंने उसकी सोच में उसे उकसाया। मुझे स्केपर की सिचुएशन मालूम करना चाहिए कि अभी वो किस हाल में है। वो चौंक कर सोचने लगा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे क्या पता कि लॉन्च का स्केपर कौन है? सुपर मास्टर ने उसे एक पुरस्कार शख्सियत बनाकर रखा है। हमें इन मामलात से इसलिए दूर रखा है कि फरहाद किसी वक्त भी हमारे सोच के जरिए स्केपर तक पहुंच सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फरहाद इस वक्त भी मेरी अपनी सोच के जरिए सवालात कर रहा हो? फरहाद, अगर तुम मेरी सोच की दुनिया में हो तो मुझसे खुलकर बातें करो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल खामोश रहा। इससे पहले मास्टर यूशे और मिकी ने भी दोस्ती का फरेब दिया था, और फरेब देकर ऐसी जगह पहुंचाना चाहते थे जहां मुझे कुत्ते जैसी वफादारी सिखाई जाने वाली थी। मास्टर साइमन थोड़ी देर तक मुझे अपनी अंधी सोच के जरिए पुकारता रहा। जब जवाब ना मिला तो उसे यकीन हो गया कि उसे महज शुबा हुआ था। मैंने मास्टर दानियाल को नज़रअंदाज नहीं किया। मैं उसके जहन में भी झांकना चाहता था, मगर उसी वक्त दूसरा मुलाजिम कैबिन में आ गया। उसने आते ही कहा, फरहाद साहिब, वक्त गुजरता जा रहा है। अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो स्केपर हमें जजीरे तक पहुंचा देगा। वहां हमें गद्दारी की जो सजा मिलेगी उसके तस्वुर से ही कपकपी तारी हो जाती है। आप घड़ी की तरफ देखें, सिर्फ 1.5 घंटे का सफर रह गया है। मैंने उसे तसल्ली दी। मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई तदबीर सुझाई नहीं दे रही। रस्सी के जरिए नीचे लटक कर जाना गोया अपनी मौत को दावत देना है। फरहाद साहब, जजीरे में पहुंचकर तो हमें मरना ही है, फिर क्यों ना यहाँ रस्सी से लटक कर जान की बाजी लगाई जाए। मैंने और सोनिया ने उसे हैरानी से देखा। उसकी सोच बता रही थी कि वो मरने का हौसला लेकर ये मंसूबा बना रहा है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मगर रस्सी से नीचे लटकने का फायदा क्या होगा? वो शीशे के पार तुम्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर देगा। मैं खिड़की के किनारे लटकता रहूंगा और एक हाथ बढ़ाकर शीशों को तोड़ता रहूंगा। इस दौरान अगर मुझे गोली लग गई तो ये मेरी बदनसीबी होगी, मगर इसके बाद आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी तरह दूसरे भी जान पर खेलना चाहते हैं। जितनी देर में तुम शीशे तोड़ोगे उतनी देर में स्केपर लॉन्च को तबाह कर सकते हैं। तुम्हारी कुर्बानी रायगा जाएगी। मैं ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहता। वो मायूस होकर एक तरफ बैठ गया। मैंने उस आदमी की तरफ तवज्जो दी जो इंजन रूम के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि वो कई बार स्केपर को मुखातिब कर चुका है, मेरे खिलाफ बातें करते हुए अपनी वफादारी का यकीन दिला चुका है, लेकिन जवाब में स्केपर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने जजीरा कवाई पहुंचने तक चुप रहने की कसम खा रखी थी। आखिर मैं सोनिया और उस आदमी के साथ कैबिन से निकलकर लॉन्च के अगले हिस्से में आ गया। मैंने उस आदमी से कहा कि वो रस्सी लेकर आए। मैं रस्सी से नीचे लटक कर एक बार उसे दहशत ज़्यादा कर दूंगा। सोनिया ने एतराज़ किया, तुम नहीं जाओगे, वो फायरिंग करेगा। मैं खिड़की के सामने नहीं जाऊंगा, किनारे ही रहूंगा और शीशे को तोड़ता रहूंगा।
وہ فائرنگ کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے گا تو مجھے اس کی ایک جھلک ضرور نظر آئے گی. بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. میں اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا. سونیا پریشان ہو کر مجھے جھنجھوڑنے لگی. نہیں تم نہیں جاؤ گے, تمہیں گولی لگ جائے گی. تم نہ جاؤ, میں چلی جاتی ہوں. تم جا کر کیا کرو گی؟ میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی طرح ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لینا چاہتا ہوں. وہ کافی دیر تک بحث کرتی رہی. پھر میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے خاموش کر دیا. وہ ناراض ہو کر ایک طرف ہٹ گئی. اس وقت تک وہ ملازم رسی کے ایک سرے کو ریلنگ سے باندھ چکا تھا. رسی کے دوسرے سرے کو اس نے کھڑکی کے کنارے نیچے کی طرف چھوڑ دیا. رسی ہوا کی زد میں ادھر سے ادھر جھولنے لگی اور بار بار کھڑکی کے شیشوں کی طرف جانے لگی. اسی وقت پے در پے فائرنگ کی آواز سنائی دی. کھڑکی کے شیشے ٹوٹ رہے تھے. میں ابھی اوپر ہی تھا مگر وہ اسکیپر رسی کو دیکھتے ہی فائرنگ کے ذریعے وارننگ دے رہا تھا کہ کھڑکی کے پاس آنے کا انجام موت ہے. پھر فائرنگ بند ہو گئی. میں نے ملازم سے کہا کہ وہ کوئی مضبوط سی لکڑی یا لوہے کا روڈ لے کر آئے تاکہ میں کھڑکی کے تمام شیشے توڑ سکوں. وہ ایسی کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے چلا گیا. چند لمحات کے بعد سونیا نے فوراً ہی میری آستین پکڑ لی. مجھے رکنے کا اشارہ کیا. پھر ریلنگ کی طرف جھک کر اور نتنے پھلا پھلا کر سونگنے لگی. میں نے حیرانی سے پوچھا, کیا تم کسی کی بو کو پہچان رہی ہو؟ وہ ریلنگ پر سیدھی ہو کر بولی, ہاں, میں اینٹی فائر لوشن کی بو سونگ رہی ہوں اور یہ چیز صرف ماسٹر دانیال کے پاس ہے. میں حیرانی سے چونک کر اسے دیکھنے لگا. میں نے ماسٹر سائمن کے ذہن میں جھانکنے کے بعد یہ سوچا تھا کہ اس معاملے میں ماسٹر دانیال کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا, مگر کیبن میں دوسرے ملازم کی آمد نے میرے ذہن کو بھٹکا دیا تھا. وہ ملازم قربانی کا جذبہ لے کر آیا تھا. اسی جذبے کے تحت میں یہاں رسی سے لٹکنے آ گیا. بہرحال میں نے فوراً ہی ماسٹر دانیال کے ذہن میں جھانک کر دیکھا. واقعی ماسٹر دانیال انجن روم میں موجود تھا. اس وقت وہ اپنے بدن کے کپڑے اتار کر اینٹی فائر لوشن کی مالش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا. کھڑکی پر اس رسی کے لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ فرہاد جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. مجھے اب بالکل تیار رہنا چاہیے. جیسے ہی وہ کھڑکی پر نظر آئے گا میں لانچ کو آگ لگا دوں گا. یہاں میرے سوا سبھی جل کر راکھ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ فرہاد کے پاس اینجلا سے حاصل کیا ہوا اینٹی فائر لوشن موجود ہو اور وہ آگ کی شعلوں سے کھیلتا ہوا مجھ سے مقابلے کے لیے پہنچ جائے. مگر لانچ میں آگ لگتے دیکھ کر وہ جتنی دیر میں اینٹی فائر لوشن کی مالش کرے گا اتنی دیر میں موٹر بوٹ کے ذریعے اس جلتی ہوئی لانچ سے باہر نکل جاؤں گا. میں نے موٹر بوٹ کو بھی فائر پروف بنا دیا ہے. وہ بوٹ آگ سے متاثر نہیں ہوگی. میرے چہرے پر ماسک چڑھا ہوا ہے. شعلوں کی روشنی میں وہ مجھے دیکھنے کے باوجود میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کی سوچ پڑتے ہی میں نے سونیا کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتا ہوا کیبن کی طرف جانے لگا. دوسرا ملازم لوہے کا راڈ لے کر آ رہا تھا. میں نے اسے ریلنگ کے پاس ٹھہرنے کے لیے کہا. کیبن کے اندر پہنچ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا. پھر انڈر ویئر کے اندر سے اینٹی فائر لوشن کی شیشے نکالی. یہ شیشے اور مائکرو فلم میں اسی طرح چھپا کر رکھتا تھا تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے. میں نے سونیا کو وہ شیشے دکھاتے ہوئے کہا, یہ اینٹی فائر لوشن ہے, اسے فوراً اپنے بدن پر اور سر کے بالوں پر لگاؤ. میری بات سن کر اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی. تھوڑی دیر بعد ہم اپنے اپنے بدن پر اس لوشن کی مالش کر رہے تھے. میں سمجھ رہا تھا کہ ماسٹر دانیال سے نمٹنے کے لیے ابھی کافی وقت ہے. وہ انتظار میں تھا کہ کھڑکی پر میں اسے نظر آؤں گا تب وہ لانچ کو آگ لگائے گا. مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا. اچانک ہی فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی. ہم دونوں دوڑتے ہوئے کیبن سے باہر آئے. جب لانچ کے اگلے حصے پر پہنچے تو وہ ملازم قربانی کے جذبے کے تحت خود ہی رسی سے لٹک کر کھڑکی تک پہنچ گیا تھا. پھر جب تک میں اسے آواز دے کر اوپر بلاتا وہ گولی کا نشانہ بن کر سمندر کی تہہ میں جا چکا تھا. میں نے سونیا سے کہا, تم فوراً انجن روم کے دروازے پر پہنچ جاؤ, میں ابھی تمہارے لیے دروازہ کھلواتا ہوں. وہ بھاگتی ہوئی زینے تک پہنچی. پھر نیچے اترتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کے بعد میں رسی سے لٹک کر نیچے کی طرف کھسکنے لگا. کھڑکی کے قریب پہنچتے ہی میں نے ماسٹر دانیال کے ذہن میں جھانک کر ہلچل مچانا شروع کر دی. اس کا دماغ بے قابو ہوتے ہی ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا. مگر کھڑکی کے سامنے پہنچ کر پتا چلا کہ مجھے ذرا دیر ہو گئی ہے. ماسٹر دانیال نے اس ملازم کو شوٹ کرنے کے بعد ہی انجن روم میں آگ لگا دی تھی. کیونکہ شوٹ کرنے کے بعد بھی رسی کو کھڑکی کے سامنے جھولتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ پھر کوئی آ رہا ہے. اس کا خیال درست تھا. میں ہی اسے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرنے آ گیا تھا. میں نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے اندر ہاتھ ڈال کر کھڑکی کی چٹکنی گرا دی. پھر اسے کھول کر اندر پہنچ گیا. پہلے کہیں کہیں سے شعلے نظر آ رہے تھے, اب وہ تیزی سے پھیل رہے تھے. ماسٹر دانیال شعلوں کے درمیان کھڑا ہوا آگے پیچھے ڈگمگاتا ہوا اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا تھا, کیونکہ میں رہ کر اسے ذہنی جھٹکے پہنچا رہا تھا. پھر میں نے ذرا دیر کے لیے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا. آزاد ہوتے ہی وہ فرش پر دور پڑے ہوئے ریوالور کی طرف دوڑتا ہوا گیا. پھر اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری.
वो दूसरी तरफ उलटकर बढ़ते हुए शोलों की तरफ लुढ़कता चला गया। उस वक्त हम आतिशी मखलूक बन गए, आग से खेल रहे थे। आग हमसे नहीं खेल सकती थी। वो फौरन ही उठकर मोटर बोट की तरफ भागने लगा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने में ये मालूम करना चाहता था कि मोटर बोट कहाँ रुकी हुई है। इंजन के आखिरी सिरे पर एक बड़ा सा कैबिन बना हुआ था। उसने कैबिन के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोला। उस कैबिन नुमा बड़े से कमरे में एक मोटर बोट नजर आ रही थी। उसके नीचे पहिए लगे हुए थे ताकि वो खुश्की पर भी चल सके। वो दरवाजे से छलांग लगाकर उस बोट पर बैठना चाहता था। उसी वक्त मैंने उसके जहन को झटका पहुंचाया। इसके नतीजे में वो आगे की तरफ छलांग लगाने की बजाय पीछे की तरफ उछलकर मेरे पास आ गया। मैंने उसे बड़े प्यार से बाजू में थाम लिया। वो बौखलाकर मुझे देखने लगा। मैंने उसका मुंह चूमकर उसे लग किया, फिर उसी मुंह पर एक घूंसा मारते हुए कहा, बेटे वापस चलो, पहले इंजन रूम का दरवाजा खोलो। उसकी बातों से खून रिसने लगा था। उसने झिल्लाकर मुझे चैलेंज किया, अगर मर्द हो तो मर्द की तरह मुकाबला करो, टेलीपैथी का सहारा न लो। मैंने हकारत से कहा, तुम कितने मर्द हो? तुम एंटीफायर लोशन का सहारा लेते हो, आग देवता कहलाते हो। तुमने ये नहीं सोचा कि इस आग में दूसरे जलकर मर जाएंगे। उस वक्त तुम्हारी मर्दानगी कहाँ चली गई? ये कहते ही मैंने फिर एक घुंसा रसीद किया। वो लड़खड़ाकर पीछे गया और इंजन से टकरा गया। इंजन अभी बंद नहीं हुआ था। आगे चलता हुआ बफर उसे आखिरी सिरे पर ले गया, लेकिन वो तड़प कर उससे दूर हो गया। अगर चंद साथ की भी देर होती तो वो मशीन में पिस जाता। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उठा दिया। मास्टर दानियाल, तुम सब मास्टर किसी न किसी हैरत अंगेज सलाहियत के मालिक हो, मगर जब मौत आती है तो फिर कोई सलाहियत काम नहीं आती। तुम मास्टर यूशे की इबरतनाक मौत की खबर सुन चुके हो। अब तुम्हारी मौत की खबर दूसरे मास्टर सुनेंगे। वो मेरे हुक्म की तामील के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आगे बढ़ते ही अचानक उसने पलटकर हमला कर दिया। एक घुंसा मेरे मुंह पर पड़ा, फिर पेट पर, फिर नाक पर। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि मुझे संभलने का मौका ही ना मिला। मशीन की तरह चलते हुए हाथों को मेरे हाथ नहीं रोक सकते थे। मैंने सोच के जरिए उसके हाथों को रोक दिया। पहले तो उसके ज़हन को एक झटका पहुंचा, फिर मैंने उसकी सोच को उल्टा दिया। वो उसी तरह मशीनी अंदाज में अपने आप को मारने लगा। इतनी सी देर में पूरी लॉन्च आग की जद में आ गई थी। मैंने उसे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा, चलो। मैं उसे धक्के देता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को खोल दिया। सोनिया अंदर आ गई। मैंने मास्टर दानियाल को एक लात जमाई। वो दरवाजे से बाहर चला गया। कैबिन की दीवारें और शीशे के तख्ते जल जल कर गिर रहे थे। मैं दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए सोनिया के साथ भागता हुआ मोटर बोट तक पहुंच गया। सोनिया मोटर बोट में बैठ गई। मैंने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। आग के लहकते हुए शोलों से सामने खुला हुआ समुंदर नजर आने लगा। बोट को चलाने के लिए स्टीयरिंग के पास तमाम हदायत दर्ज थी। मैंने उन पर अमल करते हुए मोटर बोट को स्टार्ट किया। वो एक झटके से आगे बढ़ी। पहियों के जरिए लॉन्च के फर्श पर तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे के बाहर जरा देर ऊपर को उछली, फिर पानी की सतह पर पहुंचकर हचकोले खाने लगी। मैं बड़ी हाजिर दिमागी से उसे कंट्रोल कर रहा था और वो जलती हुई लॉन्च से दूर भागती जा रही थी। फिलहाल तो यही बात जहन में थी कि लॉन्च के तख्ते, लोहे के टुकड़े और दूसरी चीजें धमाके के बाद उड़ती हुई हम तक पहुंचे। जब हम बहुत दूर निकल गए तो मैंने मास्टर दानियाल की खैरियत मालूम की। वो बदहवासी में भागता फिर रहा था। कई बार जलते हुए तख्ते ऊपर आकर गिरे। कभी वो जख्मी होकर, कभी बचकर निकल गया, मगर बचकर कहाँ जा सकता था? लॉन्च के बाहर समुंदर था। लॉन्च की आग उसे जला नहीं रही थी, मगर अपने साथ उसे डुबोने वाली थी। फिर जोरदार आवाज में 2-4 धमाके हुए। रात की तारीकी में दूर तक उड़ते हुए शोले नजर आ रहे थे और समुंदर के नमकीन पानी में पहुंचकर बुझ रहे थे। लॉन्च का आनी ढांचा समुंदर की तह में बैठता जा रहा था और वो मास्टर दानियाल जो आग का देवता कहलाता था, वो उसी पानी के अंदर बुझता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने सोनिया से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि हम किधर जा रही हैं? सोनिया ने चारों तरफ घूरते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे। ये मोटर बोट हमें पता नहीं कहाँ ले जा रही है। इसका मतलब यह है कि अंधा सफर शुरू हो चुका है। हमने पहले ही सोच लिया था कि दुश्मनों से निजात मिलेगी तो हम किसी मंजिल का तयन नहीं कर सकेंगे। सोनिया ने परेशान होकर कहा, अगर ये अंधा सफर लॉन्च के जरिए होता तो हमें ज्यादा परेशान न होना पड़ता, मगर इस मोटर बोट का ईंधन हमें कितनी दूर ले जा सकेगा? यहाँ आसपास जितने जजीरे हैं वो एक दूसरे से 50 या 100 मील के फासले पर हैं। अभी क्या वक्त हुआ होगा? हम घड़ी देखने के बजाय मोटर बोट को देखने लगे, क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं थी। हमारे चारों तरफ समुंदर था और दूर, बहुत दूर मशरिक की तरफ सुबह की धुंधलाहट नजर आ रही थी, यानी थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली थी। हम मजबूरी के आलम में सिर्फ सोचते जा रहे थे कि मोटर बोट का ईंधन खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। ईंधन से खाली मोटर बोट लहरों के रहमो करम पर बहती चली जाएगी।
सोनिया ने मेरा बाजू थाम कर कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं और हम समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकेंगे। ये तो मैं भी समझ रहा था कि कैसी कैसी मुसीबतें नाजिल होंगी। मशरिक की सिमत, जहाँ सुबह काजिब सुबह सादिक में बदल रही थी, उस सिमत में मोटर बोट को लिए जा रहा था। सुबह की रोशनी कुछ और बढ़ी तो बीच समुद्र में अचानक ही ऊंचे ऊंचे से टीले और हरियाली नजर आने लगी। सोनिया ने खुश होकर कहा, वो देखो, हमारी तकदीर हमारा साथ दे रही है। हम किसी जजीरे के साहिल पर पहुंच रहे हैं। तुमने तो कहा था कि यहाँ से दूसरे जजीरे 50 या 100 मील के फासले पर हैं, फिर हम किसी जजीरे के करीब इतनी जल्दी पहुंच रहे हैं। मेरी बातें सुनकर वो सोच में पड़ गई। वो तबाह होने वाली लॉन्च हमें जजीरा कवाई के करीब लिए जा रही थी। इस लिहाज से हम इस वक्त जजीरा कवाई के साहिल को देख रहे थे। मैंने मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया, फिर परेशान होकर कहा, सोनिया, तुम जजीरा कवाई पहले भी कई बार आ चुकी हो, क्या तुम दूर से इस साहिल को नहीं पहचान सकती? वह पूरी तवज्जो से दूर साहिल की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद इनकार में सर हिलाकर कहने लगी, हम लॉन्च के जरिए जिस साहिल पर उतरते थे ये वो साहिल नहीं। हो सकता है कि उसी जजीरे का कोई दूसरी तरफ का हिस्सा हो। अगर ऐसा है तो हम बुरी तरह उसी जाल में फंसने वाले हैं जिससे दूर भागने के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं। मैं बड़ी तेजी से सोच रहा था कि मुझे साहिल के करीब जाना चाहिए या नहीं। मैंने सोनिया से कहा, अब ये कोई भी जजीरा हो, हमें इसके साहिल पर उतरना ही होगा। खुले समुद्र में बेबसी की मौत मरने से बेहतर है कि हम जिंदगी के लिए लड़ते हुए मरें। यह कहकर मैंने मोटर बोट स्टार्ट कर दी और उसका रुख साहिल की तरफ कर दिया। साहिल पर हरियाली के दरमियान जा बजा उभरी हुई चट्टानें भी थीं। जब हम मोटर बोट का इंजन बंद करके साहिल पर उतरे तो दिन का उजाला अच्छी तरह फैल गया था। वहां के सन्नाटे में दूर, बहुत दूर कितनी ही मोटर बोटों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने दोबारा मोटर बोट स्टार्ट की और उसे खुश्की पर ड्राइव करते हुए एक बड़ी सी चट्टान के पीछे ले जाकर छुपा दिया। फिर हम उसी चट्टान की आड़ से दूर दूर तक नजरें दौड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद समुद्र की सतह पर बहुत दूर तक कितनी ही मोटर बोट दौड़ती हुई नजर आने लगी। उन्हें गिनना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो हमारे दोनों तरफ से दूर तक फैलती हुई और इधर से उधर मछलियों की तरह तैरती हुई नजर आ रही थी। हर बोट में 2 आदमी थे, एक ड्राइव करने वाला, दूसरा स्टेन गन लिए खड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 100 से ऊपर थे। पूरी एक फौज थी। शायद सुपर मास्टर को पता चल गया था कि लॉन्च तबाह हो गई। उसकी तबाही के बाद या तो आग का देवता बचकर निकल गया होगा या फिर फरहाद उसे चोट देकर फरार होने की कोशिश कर रहा होगा। उस वक्त फौज मुझे ही तलाश करने निकली थी या फिर मास्टर दानियाल की खैरियत मालूम करना चाहती थी। मैं और सोनिया चट्टान के पीछे दुबके बैठे रहे। कितनी ही मोटर बोट हमारे करीब साहिल के पास से गुजरती गई। आधी से ज्यादा खुले समुद्र में दूर तक निकल गई और कुछ लोग स्टेन करने लिए मोटर बोट में बैठे जजीरे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। उन्हें मालूम था कि लॉन्च के अंदर फायर प्रूफ मोटर बोट मास्टर दानियाल के इस्तेमाल के लिए रखी गई थी और वो बोट जजीरे के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती थी। लेकिन साहिल के करीब से गुजरने के बावजूद वो मोटर बोट उन्हें नजर नहीं आई। जब वो दूर जाकर नजरों से ओझल हो गए तो सोनिया ने मुझसे पूछा, हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यकीनन पकड़ लिए जाएंगे। ये जजीरा रकबे में सिर्फ 35 मील है। इस छोटे से जजीरे में अपने आप को छुपा कर रखना बहुत मुश्किल है। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यहाँ तुम्हें सभी जानते हैं और मादाम कहकर तुम्हारी इज्जत भी करते हैं। क्या तुम कुछ लोगों को अपने एतमाद में नहीं ले सकती? मैं 6 बरस के बाद इस जजीरे में आई हूँ। मैंने सुना है अब यहाँ साइंटिफिक आलात नस्ब किए गए हैं। किसी को अपने एतमाद में लेना तो दूर की बात है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उन आलात की जद में आ जाएंगे। या तो हम बेमौत मारे जाएंगे या फिर वो आलात हमारी निशानदेही करते रहेंगे। चलो जो होगा देखा जाएगा। अब तो जलती हुई कड़ाही में गिर ही चुके हैं, फिर डरना और झिझकना कैसा? ये कहने के बाद मैंने मोहतात नजरों से दूर दूर तक देखा। जब कोई नजर न आया तो हम चट्टान के पर्दे से निकल आए, जजीरे के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। सोनिया ने ठीक ही कहा था, बैनुल अक़वामी तर्ज के जुराइम करने वाले लोग साइंटिफिक आलात से लाताल्लुक नहीं रह सकते। कुछ फासला तय करते ही अचानक चारों तरफ से सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। हमने घास के फर्श में छुपे हुए किसी आले को क्रॉस किया था जो अब हमारी निशानदेही कर रहा था। कुछ देर बाद सायरन की आवाज़ बंद हो गई और दूर दूर की चट्टानों से लाउड स्पीकर की तरह मास्टर साइमन की आवाज़ उभरने लगी, खुशामदीद मिस्टर फरहाद, अब हम तुम्हें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तकदीर बड़ा खतरनाक मजाक कर रही थी। समुद्र के 6 घंटे के सफ़र में ये तकदीर मुझे खुशफहमी में मुब्तला करती रही। इसने पहले मुझे मास्टर यूशे से निजात दिलाई, फिर मिकी को रास्ते से हटाया
इसके बाद आग के देवता को समुद्र के पानी में डुबोया। मेरी पीठ थपक थपक कर मुझे शाबाश देती रही, मगर ये कमबख्त जानती थी कि मुझे कहाँ लाकर फंसाएगी। मैं उसी जजीरा कवाई में पहुंच गया जहां से दूर भागना चाहता था। दूर दूर की चट्टानों से आवाजें गूंज रही थीं। मास्टर साइमन मुझे यकीन दिला रहा था कि अब मेरी एक एक हरकत टीवी स्क्रीन पर देखी जा रही है। चट्टानों के दरमियान आवाज गूंजने के बायस उसकी बातें वाज़े तौर से समझ नहीं आ रही थी, मगर यह तो मालूम हो ही चुका था कि मैं उनकी गिरफ्त में आ गया हूं। अब ख्वामखा परेशान होने से कोई फायदा नहीं। मैंने लापरवाही का इजहार करते हुए अपने दोनों कानों में उंगलियां ठूंसकर सोच के जरिए कहा, कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? तमाम चट्टानें भूं भूं कर रही हैं। अब अपनी चोंच बंद करो और जो कहना है सोच के जरिए कहो। मैं इसी इंतजार में था कि तुम सोच के जरिए राब्ता कायम करोगे। अब तुम सीधे इसी तरह चले आओ। आगे तुम्हें एक पुख्ता सड़क नजर आएगी। वहां तुम्हारे आरामदेह सफर के लिए एक नए मॉडल की कार खड़ी होगी। मैंने सोनिया के साथ नाक की सीध में बढ़ते हुए कहा, यह बताओ कि तुम लोगों ने मास्टर दानियाल को लॉन्च का नाखुदा क्यों बनाया था? अब तो यही कहा जा सकता है कि चूंटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। मास्टर दानियाल बहुत अरसे से अपनी बेटी का इंतकाम लेने के लिए तिल मिला रहा था। जब मास्टर यूशे ने तुम्हारे मुल्क की तरफ परवाज की तो मास्टर दानियाल उस वक्त भी तुम्हारे पीछे जाने के लिए मचल गया। सुपर मास्टर उससे बेजार हो गया। एक एंटी फायर लोशन के फार्मूले के बायस वो ख्वामखा मास्टर के ओहदे तक पहुंचा। इब्तदा में उसने कुछ कारनामे दिखाए, मगर अब ऐसे कारनामे सुपर मास्टर का कोई अदना खादिम भी दिखा सकता था, क्योंकि अब इस लोशन का फार्मूला सुपर मास्टर के पास महफूज है। यही वजह है कि जब मास्टर दानियाल ने लॉन्च का नाखुदा बनने की बहुत ज़्यादा जिद की तो उसे यह सोचकर इजाज़त दे दी गई कि अगर वो खुद ही मरना चाहता है तो अच्छी बात है, ये अपनी मर्जी से हमारे रास्ते से हट जाएगा। अगर ये तुम्हें सही सलामत यहाँ तक ले आएगा तो ये उसकी खुश नसीबी होगी, मगर तुम बिलाशुबा खतरनाक हो। मैं अपनी तारीफ नहीं पूछ रहा। क्या तुम्हारे सुपर मास्टर का यही असूल है कि वो जानबूझकर मास्टरों को भी मौत के मुंह में भेज देता है? तुम गलत कह रही हो। सुपर मास्टर ने उसे खुद जाने के लिए नहीं कहा था, उसने खुद ही मौत को दावत दी थी। क्या सुपर मास्टर ये नहीं जानता था कि मैं फौरन ही मास्टर दानियाल के दिमाग तक पहुंच जाऊंगा? तुम तो मिकी और उसके आदमियों के दिमाग तक भी पहुंच सकते थे। तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि तुम किसी एक के दिमाग को कंट्रोल करते तो दूसरे 5 आदमी तुम्हें अपने काबू में कर लेते। लिहाजा अगर तुम मास्टर दानियाल को भी जहनी अजियतों में मुब्तला करते तब भी लॉन्च इस जजीरे तक पहुंचती। लेकिन मिक्की की गलत रिपोर्ट ने हमें फ्रेब में मुब्तला कर दिया। वो गलत रिपोर्ट क्या थी? उसने इतला दी थी कि तुम बुरी तरह जख्मी हो चुके हो। तुम्हें सर्द जहन्नुम में पहुंचाने के बाद तकरीबन नीम पागल बना दिया गया है। तुम पागलों के से अंदाज में बातें कर रहे हो और जिस्मानी तौर पर इस कदर बेकार हो गए हो कि सहारे के बगैर चलने के काबिल नहीं रहे। उस बेचारे ने सही रिपोर्ट पहुंचाई थी। हाँ, हम भी यही सोचते हैं। मिक्की ने कभी किसी से धोखा नहीं खाया और ना ही कभी मास्टरों को धोखा दिया था। लेकिन तुम इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़े कैसे हो गई? ये भी टेलीपैथी का एक कमाल है। तुम ये बात बखूबी जानते होगे कि पुराने से पुराने मर्ज का इलाज हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के जरिए किया जा सकता है। अगर टेलीपैथी के जरिए किसी जख्मी के दिमाग को सेहतमंद रखा जाए तो वो अपने जख्मों से उठने वाली टीसों को बहुत हद तक भुला देता है, या यूं समझो कि इतनी कुव्वत इरादी पैदा हो जाती है कि जिस्मानी तकलीफ को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा हो जाता है। इस वक्त भी मैं कुव्वत इरादी से काम ले रहा हूँ, वरना जिस्मानी कमजोरियां अब भी मुझ में मौजूद हैं। मेरी हड्डियां तक दुख रही हैं, मगर मेरा दिमाग इन कमजोरियों को बहुत दूर से महसूस कर रहा है। फिक्र ना करो, तुम्हारी ये कमजोरियां जल्द ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारा बाकायदा इलाज किया जाएगा। हम पुख्ता सड़क के किनारे पहुंच गए। वहां एक एयर कंडीशनड कैडिलॉक खड़ी थी। उसके आगे पीछे 2 जीप कारें थीं और 6 मुसल्ला नौजवान मुस्ताद नजर आ रहे थे। कैडिलैक के ड्राइवर ने हमें देखते ही पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। मैं सोनिया के साथ पीछे आकर बैठा तो वो कार वाकई इतनी आरामदेह थी कि वहीं सो जाने को जी चाहता। मेरे नसीब में रातों की नींद नहीं थी। कोई हिजर फराक में जागता है। मैं दुश्मनों के मजाज पूछते पूछते रातें गुजार देता था। पिछली तमाम रात भी लॉन्च में जागता रहा। अब इस एयर कंडीशन कार में नीम दराज होकर सोच रहा था कि सुपर मास्टर की ऐसी की तैसी। नसीब में जो लिखा है वो सामने ज़रूर आएगा। फिलहाल मुझे आराम से सो जाना चाहिए। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई ली। इसके बाद सोनिया का हाथ अपने सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली। कार के अंदर एक स्पीकर अचानक ही ऑन हुआ और आवाज़ आने लगी, मिस्टर फरहाद, क्या बहुत थक गए हो? हाँ, पिछली रात सोने का मौका नहीं मिला था, मगर तुम बड़े रोमांटिक अंदाज में सो रहे हो। सोनिया का हाथ तुम्हारे सीने पर है। जो कुछ तुम्हारे रिकॉर्ड में है वो स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। तुम वाकई हुस्न के रसिया हो। फिक्र ना करो, यहाँ तुम्हारे लिए काफ़ी खुराक मौजूद है।
स्पीकर से आने वाली आवाज़ मास्टर साइमन की नहीं थी, कोई और बोल रहा था। उस वक्त मैं उसके जहन में झांकना नहीं चाहता था। मैं इस बकवास को नज़रअंदाज करते हुए आंखें बंद किए फरियाल से बातें करने लगा और उसे मौजूदा हालात के मुतालिक तफसील से बताने लगा। पिछले दिन वो मास्टर यूशे की मौत की खबर सुनकर खुश हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि मैं जल्द ही वापस चला आऊँगा, मगर अब जब उसे पता चला कि मैं दुश्मनों के हेडक्वार्टर में पहुंच गया हूं तो वो मायूस हो गई। कभी धूप और कभी चांदनी। जिंदगी के सफ़र में यही दो चीज़ें मिलती रहती हैं। कल उसे चांदनी मिली थी, आज धूप मिल रही थी। फिर उम्मीद बन रही थी कि आने वाला कल उसके लिए फिर लताफतें लेकर आएगा। वो कह रही थी कि वो सारी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार करती रहेगी। मैं मुसीबतों को गले लगाता रहूँगा, वो मुझे गले लगाने की उम्मीद में जीती रहेगी। फिर मैंने आइंदा मुलाकात का वादा करके उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। एक बहुत बड़ी गुंबदनुमा इमारत के सामने हमारी कार पहुंचकर रुक गई। जब हम कार से उतरकर बाहर आए तो 6 मुसल्ला जवान हमारे आगे पीछे आकर खड़े हो गए। हम उनके दरमियान चलते हुए इमारत में दाखिल हुए। वहां अब तक या तो जवान मर्द नजर आए थे या औरतें दिखाई दे रही थीं। बुढ़ापे का कोसों दूर तक पता ना था। मर्द और औरतें सभी सुर्ख रंग के लिबास में नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसी गंभीर संजीदगी थी और उनके होंठ ऐसे चिपके हुए थे जैसे वो बोलना न जानते हों या फिर वो आदमी बेजार थे। एक दूसरे को मुस्कुराकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। हम जिस कॉरिडोर से गुजर रहे थे उसके दोनों तरफ बहुत से कमरे थे और बहुत सी राहदारियां शाखों की तरह इधर उधर फैलती गई थीं। वो हम एक राहदारी से दूसरी राहदारी की तरफ घुमाकर ले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि हम घूम घूम कर एक ही जगह जा रहे हैं। वो गुंबदनुमा इमारत भूल भुलैयों की तरह फैली हुई थी, अपने अंदर गुजरने वाले को सही रास्ते का पता नहीं देती थी। हम चलते चलते आखिर एक दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। एक मुसल्ला जवान ने दरवाजे के पास लगे हुए बटन को दबाया तो वो खुद ब खुद खुलता चला गया। हम उस दरवाजे से गुजरते हुए एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गए। ऐसा एक बड़ा सा हॉल मैंने मिकी की कोठी में देखा था, जहां से मुझे और सोनिया को मौत के चैम्बर में पहुंचा दिया गया। इस हॉल में भी ऊंचा सा स्टेज बना हुआ था। इस स्टेज पर निस्फ दायरे में घूमती हुई एक बड़ी सी मेज रखी हुई थी, जिसके पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर मास्टर साइमन बैठा हुआ था। उसके दाएं बाएं की दीवारों पर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन थे। उस स्क्रीन पर जजीरे के मुख्तलिफ हिस्से नजर आ रहे थे। सामने मेज पर बहुत से स्विच नुमा आलात लगे हुए थे। उसने हमें देखते ही एक स्विच को ऑफ किया। इसके साथ ही तमाम मनाजिर धुल गई, स्क्रीन सादा नजर आने लगी। उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि वो सोनिया को लेकर वापस चले जाएं। उसके हुक्म की तामील की गई। सोनिया ने जाते जाते मुझे देखा। मैंने सोच के जरिए कहा, घबराओ नहीं, हम फिर मिलेंगे, ज़रा मुझे सुपर मास्टर तक पहुंचने दो, फिर या तो हमें इस जजीरे का तख्त मिलेगा या हमारा तख्ता हो जाएगा। जब वो मुसल्ला नौजवानों के साथ बाहर चली गई तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उस बड़े से हॉल में मैं तन्हा खड़ा था। तब मास्टर साइमन ने कहा, फरहाद, तुमने मास्टर यूशे को कत्ल किया है, क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? मिस्टर साइमन के तेवर बता रहे थे कि वो इस कमरे अदालत में जज बना बैठा है। मेरे दिमाग ने फौरन ही मुझे समझाया कि यहाँ जो कुछ मैं कहूँगा वो इकबाल जुर्म के तौर पर मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर ये लोग मुझे शरीफाना ज़िंदगी गुजारने का मौका नहीं देंगे। मेरी रिकॉर्ड की हुई बातों के जरिए मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मैंने जवाबन कहा, नहीं, मुझे मास्टर यूशे से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं एक मुहज़्ज़ब मुल्क का बेज़रर बाशिंदा हूँ। मैं शरीफाना ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मगर तुम सब अपनी साजिशों से मुझे जजीरा कवाई में ले आए हो। साइमन की पेशानी पर बल पड़ गई। मैं उसकी तवक्को के खिलाफ बयान दे रहा था। उसने घुरा कर कहा, बकवास मत करो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कितने शरीफ आदमी हो। तुमने हमारे बेहतरीन आदमियों को मार डाला है। हम मास्टर यूशे, मिकी और दानियाल की मौत को भुला नहीं सकते। उन सब का खून तुम्हारी गर्दन पर है। मैंने एक जोरदार कहका लगाने के बाद कहा, तुम्हारे जैसे कातिलों को मैंने आज ही मुंसिफ बनते देखा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम मुझे अपने बेहतरीन आदमियों का कातिल क्यों साबित करना चाहते हो। तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मुझे जो जवाब देना चाहिए वो मैं दे चुका हूँ। तुम झूठ बोलते हो, तुम कातिल हो, तुम्हें अपने जुर्म का इकरार करना ही पड़ेगा। बकते रहो, मैंने लापरवाही से कहा। मास्टर साइमन थोड़ी देर तक मुझे घूर कर देखता रहा। फिर उसने दूर एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने पीछे पलट कर देखा। पिछली दीवार के पास एक ऐसी कुर्सी थी जिसमें मुख्तलिफ आलात लगे हुए थे। मैं फौरन ही मास्टर साइमन के दिमाग को पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, पता नहीं ये कमबख्त आसानी से इस कुर्सी पर बैठेगा या नहीं। अगर नहीं बैठेगा तो मुसल्ला जवानों को बुलाकर जबरन बिठाना पड़ेगा। मैंने उसकी सोच में कहा, मगर ये टेलीपैथी जानने वाला क्या इस कुर्सी पर बैठने के बाद काबू नहीं आ जाएगा? इसका बाप भी काबू में आएगा। ये एक कन्फेसिंग चेयर है, इस पर बिजली के झटके पहुंचाए जाते हैं। यह जब तक सच नहीं बोलेगा इसे बिजली के झटके लगते रहेंगे।
میں نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر ماسٹر سائمن کو دیکھا تو وہ ایک دم سے چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابھی روانی میں جو کچھ سوچتا رہا ہے اسے میں نے سن لیا ہے۔ وہ جھلا کر بولا، تم اول درجے کے شیطان ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں یہاں کام نہیں آئیں گی۔ اس کے چیلنج کرتے ہی میں نے اس کے دماغ کو متواتر کئی جھٹکے پہنچائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو وہ ریوالونگ چیئر پر گول گھومتا رہا، پھر اس چیئر پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، وہاں سے نیچے فرش پر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی پچھلی دیوار سے لگا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ اس بند ہال کے باہر خطرے کا الارم چیخ رہا تھا۔ میں ماسٹر سائمن سے نمٹتے وقت یہ بھول گیا تھا کہ اس ہال سے باہر پتہ نہیں کس جگہ مجھے ٹی وی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہال کا دروازہ کھلا اور مسلح جوانوں کی پوری فوج اندر گھس آئی۔ ایک بڑے ہال میں پوری فوج تو نہیں آ سکتی تھی، مگر مجھے ایسا ہی لگا۔ وہ لوگ ایسے دہشت زدہ تھے کہ فوج کی صورت میں اپنے آدمیوں کو میرے سامنے بھیجتے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے ماسٹر سائمن کو سہارا دے کر فرش پر سے اٹھا لیا۔ وہ بار بار اپنے سر کو جھٹک رہا تھا۔ متعدد اسٹین گن کی نالیاں میرے سینے اور پشت سے لگی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود میں نے چیخ کر کہا، ماسٹر سائمن، میں قاتل نہیں ہوں، مگر قاتلوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بحالت مجبوری انہیں قتل کر سکتا ہوں۔ تم کچھ روز اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو اب میرے سامنے نہ آنا، ورنہ تمہارا سپر ماسٹر بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی میز پر رکھے ہوئے ایک اسپیکر سے آواز اٹھنے لگی، فرہاد، ہم تمہاری ذہانت اور دلیری کو صدق کے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ میں تمہاری بہت قدر کرتا ہوں۔ تم پوچھو گے کہ میں کون ہوں، یہ میں ہی بتا سکتا ہوں، مگر تم میری گفتگو کے لہجے میں میری سوچ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میں تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس کی باتیں سنتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ سوچ کی لہریں جہاں پہنچ رہی تھیں وہاں صرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قبر کے اندھیرے سے بولنے کے بعد پھر مردہ بن گیا ہو۔ جب میری سوچ کی لہریں ناکام ہو گئیں تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی اسپیکر سے آواز ابھرنے لگی، کیا ہوا، تم نے آنکھیں کھول دیں؟ بس اتنی سی دیر میں تمہارا ذہن تھک گیا ہے یا ابھی اور کوشش کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب وہ کہہ چکا تو میں نے کہا، تم لہجہ بدلنے کے ماہر ہو۔ اس بار تمہارا لہجہ بدلا ہوا ہے۔ پہلے تم نے ایک ایسے شخص کے لہجے میں گفتگو کی ہے جو بہت پہلے مر چکا ہے، شاید اب بھی کسی ایسے ہی شخص کے لہجے میں گفتگو کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے فوراً اس دوسرے لہجے کے سہارے اس کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی خاموشی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہ ملا۔ انسانی دماغ اور اس کی سوچوں کے بارے میں ایک بات اور سمجھا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم دوسروں کے لہجوں کی نقالی کرتے ہیں تب بھی وہ نقل ہمارے اپنے ہی دماغ سے نکلتی ہے۔ خیال خوانی جاننے والے اس نقل کا سہارا لے کر اسی نقالی کرنے والے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ مجھے بھی اسی نقل کرنے والے کے دماغ تک پہنچنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ناکامی ہو رہی تھی۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نقل کرنے والا دماغ مجھ سے کیسے چھپ رہا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو؟ پہلے تو فاتحانہ انداز میں کہے سنائی دیے، پھر آواز سنائی دی، مجھے سپر ماسٹر کہتے ہیں، سپر ماسٹر۔ وہ آواز چاروں طرف گونجنے لگی، سپر ماسٹر، سپر ماسٹر، سپر ماسٹر۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں اپنا تعارف کرایا تھا۔ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے میرے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ خیال خوانی کے ذریعے اس سپر شیطان تک نہیں پہنچ سکوں گا، مگر مجھے ایک بات کا اطمینان تھا کہ وہ کتنا ہی ذہین اور پراسرار کیوں نہ ہو، ٹیلی پیتھی کے علم سے واقف نہیں۔ اگر واقف ہوتا تو میری سوچ کو پڑھتا رہتا، پھر اپنی صلاحیتوں کا سکہ جمانے کے لیے میری سوچ کو پڑھ کر سناتا، مگر ایسی کوئی بات نہ تھی۔ مجھے پھر اس کی آواز سنائی دی، کس الجھن میں پڑ گئے ہو فرہاد؟ اس بار میں تمہاری آواز میں بول رہا ہوں، اس آواز کے سہارے بھی میرے ذہن کو جھانک کر دیکھ لو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں، فی الحال میں خیال خوانی کا سہارا نہیں لوں گا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ جب بھی میں کوئی بات کہتا تو اس کے جواب میں پہلے اسی طرح خاموشی رہتی تھی۔ بہت دیر سے یہ نکتہ میرے ذہن میں چبھ رہا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ اپنے ماتحتوں میں سے ایک ماتحت سے آواز ریکارڈ کراتا ہے، پھر اس آواز کو اپنی آواز کہہ کر پیش کرتا ہے، پہلے اس ماتحت کو مار ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی آواز کے سہارے اس کے دماغ تک پہنچتا ہوں تو وہ مردہ نظر آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد مجھے کہا سنائی دیا۔ سپر ماسٹر کرائے کی آواز میں کہہ رہا تھا، تم میرے سائے میں آ کر کبھی خیال خوانی کا سہارا نہیں لے سکو گے۔ تم کیا چیز ہو فرہاد؟ ماسٹر یوشے جیسا آدمی میرے آگے گھٹنے ٹیکتا تھا، تم بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے آ گئے ہو۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم جس قدر اپنی ذہانت سے کام لے سکتے ہو لیتے رہو، دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ تمہیں موقع نہیں ملا۔ میں نے کہا، سپر ماسٹر، میرا ذہن کچھ کام کر رہا ہے۔ تم ہر بار آواز کے مختلف آدمیوں کو بدل دیتے ہو، ان کی آواز نشر کرنے سے پہلے انہیں مار ڈالتے ہو۔
میری سوچ کی لہریں یہی بتاتی ہیں کہ وہ مردہ ہو جاتی ہیں، اور دماغ اس وقت مردہ ہو جاتی ہیں جب بولنے والے مردہ ہو جاتی ہیں یا مار ڈالے جاتی ہیں۔ اس بار پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی۔ میں نے کہا، دیکھو اس خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ اب تم دوسری آواز میں میری باتوں کا جواب ریکارڈ کر رہے ہو۔ جواب میں بدلی ہوئی آواز سنائی دی، بہت خوب، تم کسی حد تک میری ٹیکنیک کو سمجھ گئے ہو، مگر تمہارا یہ خیال احمقانہ ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو مار ڈالتا ہوں۔ میرا ہر ماتحت میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے، میں ان کی جان نہیں لے سکتا۔ تم ذرا انتظار کرو کہ اب کی بار میں تمہیں کس آواز میں مخاطب کرتا ہوں۔ مجھے پھر تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو آواز سنائی دی اسے سن کر میں چونک گیا۔ وہ آواز ہال میں گونج رہی تھی، فرہاد، اب میں تمہیں جس آواز میں مخاطب کر رہا ہوں، اس آواز کو تم ہزاروں میں پہچان سکتے ہو، بولو یہ کس کی ہے؟ میں نے شدید حیرانی سے کہا، یہ ماسٹر سائمن کی آواز ہے۔ اس بار خاموشی نہیں رہی، بس اتنا ہی وقفہ تھا۔ ماسٹر سائمن کی آواز میں سپر ماسٹر کہہ رہا تھا، تم ماسٹر سائمن کے دماغ کو بہت پہلے ہی کنٹرول میں لے چکے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ماسٹر سائمن مردہ نہیں ہے، اس سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ فی الحال تم اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ، اس آواز کے سہارے اس کے دماغ تک پہنچ کر دکھاؤ، پھر میں تمہاری صلاحیتوں کو تسلیم کر لوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی سوچ کی لہروں کو ماسٹر سائمن کے دماغ تک نشر کرنے لگا، مگر وہاں کیا تھا؟ تاریکی، صرف تاریکی۔ ماسٹر سائمن کا دماغ کسی ناقابل فہم تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کسی قبر کی تاریکی سے بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، تم ماسٹر سائمن کے دماغ تک نہیں پہنچ سکو گے، میں یہاں تمہیں بالکل ہی بے دست و پا بنا کر رکھ دوں گا۔ میں تمہیں اتنا موقع نہیں دوں گا کہ تم میرے خلاف اپنی ذہانت یا جسمانی قوت کا مظاہرہ کرو۔ میں فضول لڑنے جھگڑنے کا عادی نہیں، بڑی سہولت سے اپنا کام نکالتا ہوں اور کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ تم تھکے ہوئے ہو، پچھلی رات لانچ میں اتنے ہنگامے کیے ہیں کہ خود تمہیں سونے کی فرصت نہیں ملی ہوگی۔ فی الحال تم میرے مہمان خانے میں آرام کرو، پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ گڈ بائے اینڈ وش یو گڈ لک۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دو مسلح نوجوان میرے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہال کا خودکار دروازہ کھل گیا، میں باہر کوریڈور میں آ گیا، پھر ان دو نوجوانوں کے ساتھ اسی بھول بھلائیوں سے گزرنے لگا۔ سپر ماسٹر تک پہنچنے کے لیے اس کے کسی ماتحت کو اعلی کار بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے قریب سے گزرنے والے مردوں اور عورتوں کو دیکھا، ان سب کے چہرے جذبات سے عاری تھے۔ یہ تو میں نے یہاں آتے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ سب پتھر کے بت کی مانند خاموش رہتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر جیسے جامد ساکت اور چہروں پر ایسی گہری سنجیدگی تھی جیسے وہ کبھی بھولے سے بھی مسکراتے نہ ہوں۔ ان کے ہونٹ مسکراہٹ سے بالکل ناشنا تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ سپر ماسٹر نے پوری ذہانت سے میرے استقبال کی تیاری کی تھی، اس عمارت کے ہر فرد کو نقاب میں چھپا دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ چلنے والے نوجوان کو غور سے دیکھا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کے چہروں پر ماسک چڑھے ہوئے تھے، آنکھیں بھی آئی لینس کے ذریعے بدلی گئی ہوں گی۔ ماسک اور آئی لینس تھوک کے حساب سے حاصل کرنا سپر ماسٹر کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ یہ تمام انتظامات یا تو صرف میرے لیے کیے گئے تھے یا پھر ماسٹر یوشے کے وقت سے یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا تاکہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا غلام بنایا جا سکے۔ اس وقت واقعی میں خود کو بے دست و پا سمجھ رہا تھا۔ مختلف ٹیڑھی میڑھی راہداریوں سے گزرنے کے بعد دونوں نوجوان ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ اس دروازے کے کھلنے کا سسٹم بھی وہی تھا، دیوار پر ایک بٹن لگا ہوا تھا، اسے دباتے ہی دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ جب میں دروازے کی دوسری طرف پہنچا تو ایک بہت ہی خوبصورتی سے آراستہ کی ہوئی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے پیچھے وہ دروازہ بند ہو چکا تھا، دونوں نوجوان جا چکے تھے اور سامنے 4 عدد حسینائیں میرے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ 2 عورتوں نے آگے بڑھ کر دونوں طرف سے میرے ہاتھ تھام لیے، تیسری اپنے ہاتھوں میں شب خوابی کا لباس لیے کھڑی تھی۔ میں اپنے انڈر ویئر میں مائکرو فلم اور اینٹی فائر لوشن کا فارمولا چھپا کر رکھتا تھا، لہٰذا میں نے انہیں انڈر ویئر تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس پر شب خوابی کا لباس پہننے لگا۔ میرے دماغ نے کہا کہ ان عورتوں کے ذریعے سپر ماسٹر تک یہ بات پہنچے گی کہ میں نے انڈر ویئر کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا۔ یہ رپورٹ حاصل ہونے کے بعد اس حد تک بھی میری تلاشی لی جا سکتی تھی۔ مجھے اینٹی فائر لوشن کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں اس کا فارمولا حفظ کر چکا تھا۔ میرے پاس جو شیشی تھی اس کا لوشن پچھلی رات ختم ہو چکا تھا۔ مجھے صرف مائکرو فلم کی فکر تھی، یہ لوگ کسی وقت بھی اسے مجھ سے چھین کر لے جا سکتے تھے۔ اب یہی صورت تھی کہ موقع ملتے ہی میں اسے سونیا کے حوالے کر دوں۔ جب میری تلاشی لینے کے بعد انہیں اطمینان ہو جائے گا تو وہ فلم میں سونیا سے پھر واپس لے سکتا ہوں۔ جب میں بستر پر آ کر لیٹ گیا تو وہ عورتیں میرا بدن دابنے لگیں، کسی کے حصے میں میرا ہاتھ آیا، کسی کے حصے میں میری ٹانگیں آئیں، ایک میرا سر سہلانے لگی۔ ان کے حسن کا تجزیہ کرنے کی فرصت نہیں تھی، دماغ کتنی الجھنوں میں مبتلا تھا، ایسی حالت میں نیند بھی نہیں آتی۔
चूंकि मैं दिमाग को कंट्रोल में रखना जानता हूं, इसलिए उसे हदायत दी कि 4 घंटे तक बिल्कुल पुरसुकून रहे। मैं गहरी नींद सोता रहूंगा, इसके बाद मेरी आंख खुल जाएगी। मैं गहरी नींद सोता रहा। ऐसे वक्त में जबकि मेरी आज़ादी छीनी जा रही थी और मुझे गुलाम बनाने के इंतजामात किए जा रहे थे, तब भी मैं 4 घंटे के लिए पुरसुकून हो गया। फिक्र में मुब्तला रहने से और अपनी नींदें हराम करने से भी कोई मसला हल नहीं होता। वक्त पर सोने जागने और खाने पीने के दौरान ही दिमाग मुस्तादी से काम करता है। 4 घंटे की गहरी नींद के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में तन्हा था। वो हसीनाएं जा चुकी थीं। जागते ही मेरे जहन ने सोचना शुरू किया कि सुपर मास्टर मुझसे गुफ्तगू करने के लिए दूसरों की आवाज़ें किस तरह इस्तेमाल करता है। मैं जहन पर जोर देकर सोच रहा था, मगर मुझे सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। कमरे का दरवाज़ा खुला और वो चारों हसीनाएं हंसती खिलखिलाती फिर मेरे बिस्तर के तरफ आ गई। मेरे दिमाग ने सवाल किया, इन्हें किस तरह पता चला कि मैं बेदार हो चुका हूँ? मेरे दिमाग ने जवाब दिया, इस कमरे में भी ऐसे आलात नस्ब हैं जिनके जरिए मुझे टीवी स्क्रीन पर देखा जाता है और मेरी आवाज़ सुनी जाती है। मैंने उनसे कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम सब यहाँ से चली जाओ। एक हसीना ने कहा, बॉस का हुक्म है कि हम तुम्हारी खिदमत करें, यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दें। इसके लिए सिर्फ एक खिदमत करने वाली काफ़ी है। अपने बॉस से जाकर कह दो मैं यहाँ इतनी भीड़ पसंद नहीं करता। वह थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रहीं, फिर कमरे में लगे हुए किसी स्पीकर से आवाज़ निकली, ठीक है, तुम किसी एक का इंतखाब कर लो, बाकी 3 वापस चली जाएंगी। मैंने एक लड़की की तरफ इशारा किया। मेरा इशारा समझते ही बाकी तीनों वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद मैं उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। उस लड़की ने फौरन ही आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, फिर मेरे साथ गुसल खाने में चली आई। मैंने कहा, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम कमरे में जाओ, ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा। वो बाहर चली गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद माइक्रोफिल्म निकाल कर एक महफूज जगह रखी, फिर वहाँ गुसल वगैरह करने में पूरा 1 घंटा सरफ किया। गहरी नींद के बाद ठंडे पानी से गुसल करने का मौका मिला तो सारी थकन दूर हो गई। मैं तौलिया लपेट कर कमरे में आ गया। मुझे देखते ही लड़की ने कपड़ों की बड़ी सी अलमारी खोली। वहाँ मेरे लिए हर रंग और हर स्टाइल के कीमती मलबूसात रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक का इंतखाब करके पहना तो वो मेरे बदन पर पूरा उतरा। ताज्जुब की बात नहीं थी। मैंने इस कमरे में आने के बाद अपना जो लिबास उतारा था, शायद उसी के नाप से 4 घंटे के अंदर वो लिबास तैयार किए गए थे। वहाँ हर काम मशीनी अंदाज में होता। लिबास बदलने के दौरान 2 कनीज़ें एक ट्रॉली में नाश्ता लेकर आ गईं। नाश्ता हल्का फुल्का सा होता है, लेकिन मैंने तकल्लुफ़ नहीं किया, शकम सेर होने तक खाता रहा। खाने के दौरान लड़की के जहन में झांकता रहा। वो मेरी जानिब शौक नज़रों से देख रही थी। वो काफ़ी तालीम याफ्ता थी, सब फराटे से अंग्रेज़ी बोलती थी। इस वक्त भी वो इसी ज़ुबान में सोच रही थी। मैंने उसकी सोच में कहा, यह नौजवान बिल्कुल ही बेइस है। मैं इतनी हसीन हूँ कि कोई मुझे देखने से बाज नहीं आता, लेकिन इसने अब तक नज़र भरकर नहीं देखा। उसकी सोच ने कहा, नज़र भरकर नहीं देखने से क्या होता है, लेकिन ये शख्स भी मुझसे मुतासिर है, इसीलिए तो इसने हम चारों में से मेरा इंतखाब किया। मगर ख्वामख्वाह बेरुखी का इजहार कर रहा है। इसे लगावट की बातें करनी चाहिए, तभी ये मेरी जानिब माइल होगा। मैंने उसकी सोच में कहा, लगावट की बातें करने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपना तारुफ कराऊं और इसे ये बताऊं कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आई हूँ। वो चौंक कर सोचने लगी नहीं। मैं अपना नाम तो बता सकती हूँ, मगर ये नहीं बता सकती कि कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। बॉस ने सख्ती से मना किया है। वो स्क्रीन पर देख रहा होगा, मैं बात करूँगी, वो सुनता रहेगा। मैंने उसकी सोच में कहा, मेरी ज़ुबान पर पहरा है तो क्या हुआ, सोच पर तो पहरा नहीं है। क्या मैं सोच नहीं सकती कि मेरा नाम एमना है? बेख्तियार उसकी सोच ने कहा, मैं बैंकॉक से आई हूँ, कल वापस चली जाऊँगी। कल आने में कितना वक्त लगता है? वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है, लेकिन ये शख्स वक्त की कदर नहीं कर रहा। मैंने उसकी सोच में कहा, शायद ये इसलिए मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं कि ये कैदी है, इसकी सारी कोशिश होगी कि ये पिंजरा तोड़कर निकल जाए। उसकी सोच ने कहा, यहाँ से निकलना किसी इंसान के बस की बात नहीं। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, मगर इस इमारत के अंदर अभी तक रास्तों की पहचान नहीं। मैंने अब तक अपने बॉस की सूरत नहीं देखी। मैं तो एक पुतली हूँ, वो जैसे न चाहता है नाचती हूँ। उसकी बदौलत मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं इससे ज़्यादा अपने बॉस के मुतालिक कुछ समझना नहीं चाहती कि वो मेरा अन्नदाता है और बस। मैंने भी बस कहकर उससे सोचकर राब्ता ख़त्म कर दिया। वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार थी, सुपर मास्टर तक पहुंचने का जरिया नहीं बन सकती थी। नाश्ता करने के बाद जब मैं आराम से सोफे पर बैठकर सिगरेट के कश लगाने लगा तो उस वक्त स्पीकर से आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर फरहाद, मुझे यकीन है कि तुम अपनी आदत के मुताबिक एमना के जहन को चुपचाप कुरीदने की कोशिश करते रहे होगे। क्या तुम कुछ मालूमात हासिल कर सके? मैंने बेबसी से एक गहरी सांस छोड़ने के बाद कहा, कुछ नहीं।
یہ لڑکی میرے لیے بیکار ہے، نہ تمہارے متعلق کچھ جانتی ہے اور نہ اس عمارت کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے۔ میری بات پر ایک کہکا سنائی دیا۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، تم ابھی اور اسی وقت آزاد کیے جا رہے ہو۔ تم اس کمرے سے نکلو اور اس عمارت سے متعلق اپنے طور پر معلومات حاصل کرو۔ یہاں تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ اگر تم اس عمارت سے باہر نکل جاؤ گے تو صدر دروازے کے پاس ہی تمہیں ایک کار کھڑی ہوئی ملے گی۔ تم اس کار کے ذریعے ساحل تک پہنچ سکتے ہو۔ ساحل پر ایک موٹر بوٹ ملے گی، وہ موٹر بوٹ تمہارے لیے ہوگی، تم اس میں بیٹھ کر کہیں بھی جا سکتے ہو۔ تمہارے راستے میں کوئی حائل نہ ہوگا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ہمارے کسی آدمی کو نقصان پہنچایا اور اس عمارت سے نکل جانے میں ناکام رہے تو پھر میں تمہاری تقدیر کا مالک بن جاؤں گا اور تمہارے مقدر میں تمام عمر کی غلامی لکھ دوں گا۔ میں اس کی باتیں توجہ سے سنتا رہا۔ سپر ماسٹر کو اس بات کا مکمل یقین ہوگا کہ میں اس عمارت سے نہیں نکل سکوں گا، اسی لیے وہ مجھے نکل جانے کی آزادی دے رہا تھا۔ میں نے جواباً کہا، میں ناشتہ کرنے کے بعد خاموشی سے 2 سگریٹ پیتا ہوں۔ ایسے وقت میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ تم میرے کان نہ کھاؤ، اسکرین کے سامنے بیٹھے مجھے دیکھتے رہو۔ تم میری تقدیر کیا لکھو گے؟ خدا نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اسکرین کے سامنے الو کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر فرحاد کو دیکھتے رہو اور اپنی نیندیں حرام کرتے رہو۔ سپر ماسٹر، جب تک میں جاگتا رہوں گا تم جاگتے رہو گے۔ جب میں سونے کے لیے جاؤں گا تمہیں بھی آرام کرنے کا کچھ موقع مل جائے گا۔ ہمارے یہاں کی مشرقی عورتیں اسی طرح اپنے مجازی خدا کے ساتھ سوتی جاگتی ہیں۔ تم نے مجھے یہاں بلا کر ایک بہت بڑی مصیبت کے ساتھ اپنا نکاح پڑھ لیا ہے۔ اب بھگتو۔ تب میں 2 سگریٹ ختم کرنے کے بعد سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر دونوں پاؤں پھیلا دیے، پھر آرام سے صوفے پر نیم دراز ہو کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے وقت مجھے ماسٹر سائمن یاد آیا، جس کا دماغ وقتی طور پر مر گیا تھا۔ سپر ماسٹر نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور میں بہت جلد اسے دیکھ سکوں گا۔ اب تو 5-6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میری سوچ کی لہروں نے اسے تلاش کیا تو میں اس کے جاگتے ہوئے ذہن تک پہنچ گیا۔ وہ ایک بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اسے وقتی طور پر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذمے جتنے اہم کام تھے وہ کسی دوسرے کو سونپ دیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں ماسٹر سائمن ہی ایک ایسا آدمی تھا جس کے ذہن میں جھانک کر میں کسی وقت بھی بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ اسی لیے اسے فی الحال تمام ذمہ داریوں سے بری کر دیا گیا۔ لیکن سپر ماسٹر اتنا نادان تو نہیں ہو سکتا۔ اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ اسے معطل کرنے کے باوجود میں اس کے دماغ سے بہت کچھ نکال سکتا ہوں۔ ماسٹر سائمن زندہ رہ کر ہمیشہ کے لیے میری معلومات کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ مجھے لا علمی کے اندھیرے میں رکھنے کے لیے وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہی سمجھ میں آئی کہ سپر ماسٹر اس اہم آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس کی سوچ کے دوران اپنی سوچ میں کہا، پتہ نہیں یہ کمبخت فرہاد کب قابو میں آئے گا، مجھے اس وقت تک بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس کی سوچ نے کہا، نان سنس، سپر ماسٹر اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ وہ چاہے تو اپنی ڈمی کے ذریعے فرہاد کے ذہن کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ فرہاد اپنی ذہانت اور صلاحیت کو استعمال کر کے تھک جائے، تب وہ اس بے بس کو اپنے سامنے اور زیادہ بے بس بنا کر جھکنے پر مجبور کر دے۔ میں نے اپنی سوچ میں کہا، واقعی سپر ماسٹر عظیم ہے۔ اس نے کس طرح میرے ذریعے فرہاد سے گفتگو کی۔ ماسٹر سائمن اس ٹیکنیک کے متعلق سوچنے لگا کہ سپر ماسٹر نے کس طرح مجھ سے گفتگو کی۔ جب بڑے ہال میں نے ماسٹر سائمن کو دماغی جھٹکے پہنچائے تھے تو اس کے ماتحت اسے سہارا دے کر وہاں سے باہر لے گئے۔ وہاں سے اسے ایک میڈیکل ہال میں پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا۔ اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب کئی گھنٹے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بستر پر ہوش آیا تب اسے بتایا گیا کہ فرہاد سے گفتگو کرنے کے لیے اس کی آواز بھی استعمال کی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کس طرح دوسروں کی آوازیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ابتدا میں ماسٹر یوشے کو بھی قابو میں لانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا۔ پہلے انجیکشن کے ذریعے کسی ایک شخص کے ذہن کو معاف کر دیا جاتا ہے، پھر اسے سپر ماسٹر کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ سپر ماسٹر اس کے کانوں میں ہیڈ فون کی طرح کا ایک آلہ چڑھا دیتا ہے۔ وہ آلہ ٹرانسمیٹر کے سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس میں ریکارڈنگ کا سسٹم بھی ہے۔ سپر ماسٹر پہلے کوئی ایک بات کہتا ہے، پھر دوسرا بٹن دباتا ہے۔ وہ ریکارڈ کی ہوئی بات اس شخص کے فالج زدہ ذہن میں گونجتی ہے، دماغ کی اس رگ میں ارتعاش پیدا کرتی ہے جو کسی بھی سوچ کو زبان تک پہنچا کر گفتگو میں بدل دیتی ہے۔ اس شخص کا دماغ فالج زدہ ہوتا ہے، مگر وہ ایک روبوٹ کی طرح بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھاؤ تو اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح ریکارڈ کی آواز جو کہتی ہے وہ وہی بات اپنی زبان اور لہجے میں ادا کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں میں اس کی سوچ کے ذریعے سن رہا تھا۔ وہ تمام ٹیکنیک میری سمجھ میں آ گئی۔ جب ریکارڈ کی آواز معاف ذہن کی ایک خاص رگ میں ارتعاش پیدا کرتی تھی اور اسے بولنے والے کی زبان تک پہنچاتی تھی تو میں اسے سنتا رہتا تھا۔
اور جب اس لہجے کے سہارے اس کے دماغ میں جھانکتا تھا تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت ماسٹر سائمن کے دماغ تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس حد تک اس کی سوچ کو پڑھنے کے بعد اب میں دوسری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا، فرحاد گیا جہنم میں، وہ یہاں غلام بن کر ہی رہے گا۔ مجھے اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میرا کام کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں، دوسرے ملک کے سفیروں اور وزیروں سے رابطہ قائم کرنا اور ان کی کمزوریوں سے کھیلنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ ایک ملک کے سیاسی اور فوجی رازوں کو اس کے کسی دشمن ملک تک پہنچانے کے لیے اور بھاری معاوضہ لے کر ان رازوں کو فروخت کرنے کے لیے بڑی ذہانت اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب تک فرحاد ہماری اطاعت قبول نہیں کرے گا اس وقت تک سپر ماسٹر بین الاقوامی سطح پر ایسا کاروبار نہیں کرے گا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا اور میں سنتا جا رہا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں دنیا کے بیشتر ممالک کے اہم راز چھپا کر رکھی جاتی ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ یہاں رہ کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ تمام اہم چیزیں کہاں چھپا کر رکھی جاتی ہیں اور کس طرح بڑے بڑے ملکوں سے اس کا سودا کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں کچھ عرصہ کس طرح رہا جا سکتا ہے؟ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو میں انہیں اس طرح پریشان کرتے رہتا یا پھر غلام بن کر ان کا اعتماد حاصل کر کے ان تمام اہم رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت فیصلہ کرنا مشکل تھا، اور پھر زندگی کے ہر فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کہاں ہوتی ہیں۔ اگر تقدیر نے میرا ساتھ دیا تو وقتی طور پر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہی اپنا کام نکالنا ہوگا۔ غیر ملکی رازوں کے متعلق سوچتے وقت مجھے اچانک ہی یاد آیا کہ غسل کرنے سے پہلے میں نے مائکرو فلم اور اینٹی فائل لوشن کا فارمولہ وہیں غسل خانے میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا۔ غسل کرنے کے بعد میں اپنی دھن میں گنگناتا ہوا باہر آیا اور ان چیزوں کو اٹھانا بھول گیا۔ میں فوراً ہی صوفے سے اٹھا، تیزی سے چلتا ہوا غسل خانے میں گیا۔ وہاں وہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ میں تعجب سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے غسل خانے سے نکلنے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایمنا غسل خانے میں نہیں گئی۔ میں اس پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی میں اس سے پوچھنے کے لیے کمرے میں آیا۔ اسی وقت اسپیکر سے آواز آئی، فرحاد، وہ اینٹی فائل لوشن کا فارمولہ اور مائکرو فلم دونوں ہی ہماری ملکیت ہیں، اس لیے وہ چیزیں میرے پاس پہنچ گئی ہیں۔ تم غسل خانے میں گئے تو وہاں بھی تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ناگواری سے کہا، غسل خانے میں کسی کو دیکھتے شرم نہیں آتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے مجھ سے نکاح پڑھا لیا ہے۔ کچھ تو شرم و حیا کا پاس کرو اور مائکرو فلم مجھے واپس کر دو۔ سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، تم تو چھین لینے کا فن جانتے ہو، یہ مانگنے کی عادت کب سے پڑ گئی؟ میں سمجھ گیا تم دینا نہیں چاہتے۔ خوب سمجھے برادر۔ یہ بتاؤ کہ اس عمارت سے باہر نکلنے کے متعلق کیا سوچا ہے؟ میں نے سگریٹ والا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ابھی دوسرا سگریٹ سلگ رہا ہے، اس کے ختم ہونے کا انتظار کرو۔ میں دراصل سگریٹ نوشی کے بہانے یہ سوچنے سمجھنے کا وقت حاصل کر رہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے لیے میں کسے اعلی کار بنا سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر ماسٹر سائمن کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ میں اس کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ میرے ہی متعلق سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اگر فرحاد کو ذرا سی بھی چھوٹ دی گئی تو کیا وہ اس عمارت سے باہر نکل سکے گا؟ اس کی سوچ نے کہا، اس کا باپ بھی اس عمارت سے باہر نہیں جا سکے گا۔ اس عمارت کا بیرونی دروازہ متحرک ہے۔ ایک مشین کے ذریعے وہ عمارت کے چاروں طرف گھومتا ہے اور اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اس دروازے کو صرف سپر ماسٹر ہی کھولتا ہے اور کھولنے سے پہلے اس جگہ کا تعین کرتا ہے، پھر اس مطلوبہ مقام پر اسے روک کر اپنے آدمیوں کو باہر جانے یا اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ متحرک دروازہ اندر والوں کو نظر نہیں آتا۔ عمارت کے چاروں طرف جو بیرونی دیوار ہے اس میں 16 دروازے ہیں۔ وہ متحرک دروازہ ان میں سے کسی ایک دروازے کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، تب وہ کسی کے لیے کھلتا ہے۔ وہ روانی میں سوچتا چلا گیا۔ اس متحرک دروازے کے متعلق سننے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ سپر ماسٹر کیوں اتنے فراخ دلی سے مجھے آزاد چھوڑ رہا ہے۔ وہ بیرونی دروازہ اس کی مرضی سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مجھ جیسا قیدی اس کی مرضی کے بغیر باہر نکل جاتا۔ مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ جب میں عمارت کے باہر نہیں جا سکتا تو کمرے کے باہر جا کر کیا کرنا؟ لیکن کمرے سے باہر نکل کر عمارت کو اندر سے اچھی طرح دیکھنے کا بہترین موقع تھا۔ دوسرے سگریٹ کے چند کش اور رہ گئے تھے۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں سونیا کی خیریت معلوم کی۔ اس کے ذہن میں جھانکنے سے پتہ چلا کہ وہ کسی جگہ قید کر دی گئی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے فولادی ناخن اتار لیے گئے تھے۔ اسے خوب اذیتیں پہنچائی گئی تھیں۔ ایک مادام کا رتبہ حاصل کرنے کے باوجود اس نے اپنی تنظیم سے بغاوت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب وہ جسمانی اذیتیں برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تو اسے آہنی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ اب وہ ہوش میں آ گئی تھی اور بھوکی پیاسی گیلے فرش پر پڑی ہوئی اور اپنے حلق اور سینے کو سہلاتی ہوئی پانی کے لیے پکار رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے گا۔
میں سمجھ رہا تھا کہ اسے بھی میری طرح مہمان بنا کر رکھا گیا ہوگا۔ مجھے بڑی ندامت سی ہوئی کہ میں آرام سے سوتا اور کھاتا پیتا رہا اور وہ اس دوران میری ہی خاطر اذیتیں برداشت کرتی رہی۔